बाजार में है आज है तेज गिरावट के संकेत और दिन के निचले स्तरों पर 300 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ निफ्टी 17,100 के बेहद करीब। आखिरी 1.5 घंटे में कैसा रहेगा ट्रेड, कहां होगी क्लोजिंग और क्या करें आप, तैयारी रहेगा इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी, साथ ही मैं हूं दिवांशी आशर। और आज आप देखिए बाजार में गिरावट अभी भी रुक नहीं रही है और आप देखिए निफ्टी पर अगर हम नजर करें तो 17,300 के लेवल्स को होल्ड करने की पूरी कोशिश निफ्टी की तरफ से होती हुई दिख रही है। और निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वहां पे होल्ड करने की कोशिश होती हुई दिख रही थी, लेकिन फिलहाल आप देखिए लोअर लेवल्स पर निफ्टी स्लिप होते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी तेजी से गिरावट आती हुई दिख रही है जैसे कि हम देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आज की बड़ी बातें कौन सी हैं। अनिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून देवांशी, नहीं सॉरी, ओनली आफ्टरनून। गुड जैसा कुछ है नहीं। सिंपल सी बात है कि जिस तरह की तेज गिरावट होती दिख रही है, किसी भी लेवल पर बाजार रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक की जो बड़ी बातें हैं वो बड़ी बातें आपको नजर आएंगी कि निचले स्तरों पर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। 17,150 के करीब है। बैंक निफ्टी भी 38,000 के नीचे आता हुआ दिख रहा है। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी, ये सारे के सारे कमजोर शेयर हैं। सरकारी बैंकों से हल्की फुल्की खरीदारी है। मेटल और ऑयल एंड गैस शेयर थोड़े बहुत मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हल्की फुल्की आपको खरीदारी देखने को मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर जगह आपको दबाव ही देखने को मिलेगा। डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट नीचे है, यानी कि अमेरिका से भी कोई खास अच्छे संकेत है नहीं। हाँ, यूरोप जरूर आधा % मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, वहाँ पर हरे निशान के साथ कारोबार होता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स इनफैक्ट अब 150 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो संकेत सारे के सारे कमजोरी की तरफ इस वक्त आते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आप देखिए फिलहाल ये बड़ी बातें हैं, लेकिन अनिल जी जिस तेजी से बाजार फिसलते हुए दिख रहे हैं, क्या राय बनती हुई दिख रही है? फिलहाल क्या दिख रहा है आपको, इतनी ज्यादा कमजोरी क्यों आ रही है? वही एक ही रीजन है, एफआईएस की बिकवाली और उसके साथ ग्लोबल मार्केट से बहुत सपोर्ट नहीं है। बहुत खराब नहीं लेकिन बहुत सपोर्ट भी नहीं है। रीजन एक ही है, लगातार एफआईएस आपको बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। जब एफआईएस की बिकवाली और साथ में अगर आपको डाउ फ्यूचर फिसलते हुए नजर आए तो वो मतलब आग में घी डालने वाला काम है, तो और गिर जाओ तो। और दूसरा एक ही देखिए, बिकवाली का प्रेशर तो है ही और खरीदने की किसी को जल्दबाजी है नहीं, तो वो दूसरा कारण है जिसकी वजह से बाजार थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज देवांशी बताना चाहता हूँ रोहित, कि बहुत ही अहम और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल के करीब बाजार आ चुके हैं, जो है 17,100 से 17,150। मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते जनवरी के आखिरी हफ्ते में आपने एक क्लोजिंग दी 17,149 की, एक क्लोजिंग दी 17,110 की, एक क्लोजिंग दी 17,101 की। जब आप नीचे में 16,836 का लो बनाकर आए थे, तब भी आपकी क्लोजिंग 17,101 के नीचे नहीं हुई। तो वर्स्ट क्लोजिंग 17,101। तो आज के लिए सपोर्ट आ गया, आज जितना गिरना था हो गया। तो सुनने में आपको सरप्राइज लगेगा कि मैं इतना बोल्ड कॉल दे रहा हूँ इतने खराब मार्केट में। आज के लिए हो गया मेरे हिसाब से 17,100 17,150 रेंज होल्ड का। हाँ, गलत हो सकता हूँ और गलत होऊंगा तो एक ही कंडीशन पे, अगर 17,075 तोड़ देता है तो फिर हो सकता है हम 16,850 के आसपास आ जाएं, तब एक संभावना है। लेकिन मेरा ये समझना आज के लिए 17,100 17,150 यहाँ सपोर्ट ले लेगा। इस लेवल पर थोड़े ओवरसोल्ड हो चुके हैं मार्केट। पुटकुल रेशियो भी आपको ये बता रहा है, एक बाउंस बैक मिल सकता है, मिलेगा भी, और उस बाउंस बैक में आप हल्का होने की कोशिश करें। तो अगर आप फंसे हुए अटके हुए तो अब फ्रेश अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करना ही है कि भाई मुझे लॉन्ग छोड़नी है, मेरे पास समय हिम्मत, तो 17,075 का रखिए, क्योंकि मेरा ये मानना है। और अगर आप शॉर्ट हैं, पार्शियली शॉर्ट काटना चाहते हैं, तो 17,100 150 अच्छा लेवल हो सकता है। लेकिन एक चीज, जिस तरह का फॉल है, जिस तरह की किसी लेवल से रिकवरी नहीं आई, इसलिए आपको सावधानी रखनी जरूरी है। और सावधानी के तौर पर मेरी कमेंट्री अगर फॉलो करें तो पूरी फॉलो करें, 17,075 को स्टॉप लॉस मानकर करें फॉलो, अदरवाइज ना करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 17,100 17,150 के बीच में जो 3 क्लोजिंग दी है बाजार ने, उस क्लोजिंग को एक बार रेस्पेक्ट करेगा, आप नॉन स्टॉप 17,800 से 17,100 आए 700 पॉइंट 3 दिन में, तो यहाँ पर रुकना बनता है। डेटा के लिहाज से ओवरसोल्ड है, इसलिए मेरा ये समझना है कि यहाँ से एक उछाल आपको मिल सकता है। ये उछाल आपको 17,275 17,350 की रेंज तक वापस ले जा सकता है। वहां पर आप हल्का होने की सोच सकते हैं। तो इस लेवल पर पैनिक करके ना बेचे, ऊपर आने दें। तो दो अच्छी खबरें। हाँ, और फिर भी अगर आपकी अगर आपकी 17,075 की स्टॉप लॉस रखने की नई ताकत है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर आप उस स्टॉप लॉस को मेंटेन कर सकते हैं, 17,075 के स्टॉप, 17,075 नहीं, 17,050 नहीं, 17,075 का स्टॉप लॉस लगाकर आप होल्ड कर सकते हैं। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो यहाँ पर खरीद लीजिए 17,100 150 में 25 पॉइंट की रिस्क में 17,075 का स्टॉप लॉस। मुझे लगता है 200 250 275 350 ये टारगेट के लिए एक रिकवरी बनती है। तो दो अच्छी खबरें, एक तो यहाँ पे जितना पैनिक होना था, जो बिकवाली आनी थी थोड़ी सी आ चुकी है। 17,075
ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद हम करके चल सकते हैं। निफ्टी बैंक यहाँ पे भी 800 अंकों की गिरावट है सर, यहाँ पे क्या लग रहा है? सेम ही है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन मैं अगर खरीदना है तो मुझे लेवल्स के लिहाज से निफ्टी ज़्यादा क्लियर दिखता है। बैंक निफ्टी कम कमजोर है, सब है ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी पे मुझे वो एग्जैक्ट लेवल का वो कॉन्फिडेंस नहीं है। हो सकता है बैंक निफ्टी भी रिकवर करे, हो सकता है निफ्टी से ज़्यादा रिकवर करे, लेकिन मेरे पास चूंकि वो लेवल और वो कंफर्ट नहीं है। मुझे जो लगता है बैंक निफ्टी खरीदने के लिए सबसे बढ़िया जगह 37,700 से 37,850। आज का लो कितना है एक बार जरा देख लिया जाए। 37,700 से 37,850 ये बेस्ट जगह निकल कर आती है बैंक निफ्टी के लिए। 37,887। हाँ, लगभग 850 के आसपास आया है। तो इस रेंज में बैंक निफ्टी ठीक वही हो गया ना, 17,100 17,150, 37,700 37,850, वहां पर दोनों ही खरीदे जा सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो निफ्टी बैंक देखना होगा, लेकिन निफ्टी बैंक पर भरोसा थोड़ा सा ज्यादा है। और आप देखिए फिलहाल हम देख रहे हैं 350 अंकों की गिरावट निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि आज के ट्रिगर्स क्या है, और साथ ही आज स्टॉक्स न्यूज जो दिन भर आते हुए दिखे या मार्केट खुलने के बाद कौन सी खबरें आती हुई दिखी हैं, इन सब पर हमारे साथ वरुण और कुशल जुड़ चुके हैं। पहले कुशल से जानते हैं कि आज के ट्रिगर्स क्या हैं। बिल्कुल दिवांशी, गुड आफ्टरनून। और यहाँ पर सबसे पहले 7 फेब आज के लिए नाल्को और टीवीएस मोटर, इसके नंबर्स पर नजर रखनी है। यहाँ पर आते हुए दिखेंगे एफ&ओ स्पेस से, और नतीजों के साथ साथ दूसरे अंतरिम डिविडेंड पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है नाल्को की। कल के सत्र में भारतीय एयरटेल निफ्टी से अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे, और एफ&ओ की लंबी लिस्ट है 9 स्टॉक्स, जिसमें जीएसपीएल, बाटा, एस्कॉर्ट्स, गोदरेज कंज्यूमर्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, आईआरसीटीसी, आईजीएल, महानगर गैस और एनएमडीसी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की 3 दिवसीय बैठक कल से शुरू होती हुई नजर आएगी। बीएसई इसका नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार करेगी कंपनी, और भारतीय एयरटेल नतीजों के साथ साथ फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक करती हुई दिखेगी। वेदांत फैशंस, इसका आईपीओ कल बंद होता हुआ दिखेगा। आईपीओ प्राइस 824 से 866 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है, और ये कुल ओएफएस 3,150 करोड़ रुपए का है। शैफलर इंडिया भी स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट कल के सत्र में बनेगी। 10:2 के रेशियो में यहाँ पर जो है स्टॉक स्प्लिट होता हुआ नजर आया है। बुधवार 9 फरवरी नंबर्स के लिहाज से पावर ग्रिड निफ्टी से, और साथ ही एफ&ओ स्पेस में अबॉट इंडिया, एसीसी, ऑरो फार्मा, बर्जर पेंट्स, बॉश, जीएमआर इंफ्रा, आईबी हाउसिंग, पेट्रोनेट एलएनजी, सेल और साथ ही टाटा पावर अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। पीसीबीएल पर भी नजर रखिए। फिलिप्स कार्बन ब्लैक 9 फरवरी को यहाँ पर नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। इनफैक्ट डीबी रियल्टी यहाँ पर भी पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी, और गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स और एफडीसी, इन दोनों कंपनियों के नतीजों के साथ साथ बाईबैक पर बोर्ड बैठक होने वाली है। और जिंदाल स्टेनलेस पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी फंड रेजिंग नंबर्स के साथ साथ बोर्ड बैठक होती हुई दिखेगी। एक्स डेट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडियन ऑयल और साथ ही सन फार्मा ने जो इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, वो एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखेंगे 9 तारीख को। ओके, तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं जिन पर आपको अगले 2 दिन पर फोकस करना है। अब जान लेते हैं कि आज बाजार खुलने के बाद कौन सी खबरें आई है और कौन से स्टॉक्स फोकस में है। वरुण हमारे साथ है। वरुण, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून देवांशी। तो सबसे पहले यहाँ पे मिंडा इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के नतीजे आए हैं। अगर आप देखेंगे तो मुनाफे में थोड़ी गिरावट हुई है, 115 करोड़ से घटकर 101 करोड़ के आसपास आई है। आय में जरूर बढ़ोतरी हुई है, मार्जिन भी गिरे हैं 14.7% से गिर के 10.7%, तो थोड़े कमजोर नतीजे हैं। टासन प्रोडक्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट मुनाफा है, 21.5 करोड़ के आसपास मुनाफा आया है। मार्जिन हालांकि घटे हैं 50.7% से 46.7%, यानी कि ऑपरेशनल ये भी वीक है। बटरफ्लाई गांधीमती मुनाफा 19 करोड़ से घटकर 9 करोड़ पे आया है, यानी कि ये भी वीक। प्रिसिशन वायर्स मुनाफा 13.6 करोड़ से बढ़ के 18.2 करोड़ के आसपास आया है, तो ये ठीक ठाक नतीजे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खबरें हैं एलएनटी में माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपनी ने करार किया है। सेक्टर फोकस क्लाउड सर्विसेज के लिए करार जो है वो किया गया है। सोनाटा सॉफ्टवेयर, इस कंपनी ने भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ करार किया है। माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड लॉन्च करने के लिए करार किया गया है। टाटा स्टील, यहाँ पे मूडीज की तरफ से बयान आया है कि नीलाचल इस्पात की खरीद के चलते ये खरीदारी जो है इस कंपनी के लिए क्रेडिट पॉजिटिव होगी, और लॉन्ग स्टील माइनिंग ऑपरेशंस को मजबूत करेगी इस कंपनी के। अशोक लेलैंड, सुबह सुबह ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर आई कि बांग्लादेश सरकार को इस कंपनी ने 200 ट्रक जो है वो सप्लाई कर दिए हैं। मारुति सुजुकी, खबर इसके लिए है कि नए बलेनो जो है उसकी बुकिंग इस कंपनी ने शुरू कर दी, उसका ऐलान किया है। 11,000 की शुरुआती रकम के साथ आप बुकिंग जो है उसको कर सकते हैं। एचपीसीएल, राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्रालय जो है राज्य मंत्री जो है उनका बयान आया है कि 2023 तक विशाखापट्टनम रिफाइनरी जो है उसका विस्तार ये करेंगे। थॉमस कुक के लिए खबर आई है कि एसओटीसी के साथ इन्होंने करार किया है। सुपर सेवर ऑफर जो है इन्होंने लॉन्च किया है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हॉलीडेज के लिए ऑफर जो है वो लॉन्च किया है। रिस्क फ्री हॉलीडेज के तहत कैंसलेशन जो है उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, इस तरह का ऑफर है। थायरोकेयर,
राहुल गुहा जो है इस कंपनी के नए सीईओ जो है वो नियुक्त किए गए हैं और एक ब्लॉक डील हुई है एसबीआई में 20 लाख शेयर्स की। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर जिनमें आज खबरें आई है बाजार खुलने के बाद। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त। कुणाल सरावगी साहब, संदीप वागले साहब, सुमित बगड़िया जी, किरण जाधव साहब, सचिन जी और साथ ही आशु मदान साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। आइए उनसे बात करने से पहले बता दें, उत्तर भारत में सीमेंट कंपनियों ने दाम बढ़ाए। आज सुबह सुबह ही हम बात कर रहे थे श्री सीमेंट के टॉप मैनेजमेंट से, बांगुर साहब से, और उन्होंने कहा कि हम दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। और लीजिए, ये खबर कंफर्म होती दिख रही, 10 से 15 रुपए प्रति बोरी दाम बढ़ाए। और वजह साफ है कि कॉस्ट इनकी रॉ मटेरियल की जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, कोयले की और साथ ही एनर्जी की कॉस्ट जो बढ़ी है पिछले क्वार्टर में, जिसकी वजह से मार्जिन्स पर जो दबाव दिखे उसकी भरपाई करने के लिए सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ा रही है। डिमांड बेहद मजबूत है, ऐसे में दाम बढ़ाने की गुंजाइश उनके पास जो है वो यहाँ पर होती हुई दिख रही, तो इस पर आपको करना है फोकस। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सीमेंट कंपनियों को लेकर आती हुई दिख रही है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल। आशु सर बताएं सर, ये लेवल्स खरीदने के हैं, बेचने के हैं या फिर नोटा, और कोई स्प्रेड है तो बताइए सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अनिल जी, मैं स्प्रेड जरूर देता हूं निफ्टी का, लेकिन अनिल जी जो बेसिक लेवल्स है ना वो नोट है। उसका रीजन ये है कि अनिल जी बजट की सारी तेजी, मतलब लोअर हाईज लोअर टॉप, अगर पिछले दिनों का बजट के वैसे भी देखो मार्केट का, और बजट का अनिल जी बजट ठीक ठाक था, प्रॉफिट बुकिंग की सेंस भी थी कि 700-800 पे, लेकिन जिस स्पीड से, और अनिल जी सारे सपोर्ट लेवल 500-400, तो अनिल जी अगर आपको ध्यान हो कि एक डेटा मैंने आपसे शेयर किया था कि इंडेक्स वहीं का वहीं है, एक बार 18,500 से 16,500, दूसरी बार 18,300 से 16,800, अब तीसरी बार 17,800 से 16,800 करता है या कितना। तो अनिल जी जो स्मार्ट मनी है ये तो पैसे बेच बेच के ही बना रही है, इसमें क्लैरिटी है। दूसरी चीज अनिल जी देखिए, बजट में सब कुछ ठीक ठाक था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल जी मन नहीं था। आपने ध्यान होगा, आपने कहा कि सबसे कम कॉल्स दी हैं, वो एनएमडीसी सेल, एलएनटी अनिल जी 1900 वाला 2000 वाला अनिल जी 2 दिन के अंदर 1900 के नीचे है। तो अनिल जी इनहेरेंट वीकनेस दिखाता है मार्केट में, ये स्ट्रेंथ तो नहीं दिखा रहा। हैविंग सेड दैट, लेवल अगेन अनिल जी वो जो 17,100-120 का एक लेवल है जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट कैसे टूट जाती है हमें पता नहीं चलता। बट प्रूडेंट चीज ये नहीं है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है। अनिल जी प्रूडेंस ये कहती है कि बाउंस बैक पे मौका मिलते ही चीजें कम करिए। अनिल जी जो भी स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे, अगर मैं मेटल्स को एक छोड़ दूं और एक 3 पीएसयू बैंक को 3 या 4 स्टॉक को छोड़ दूं, सब माल अनिल जी फिर चिपक गया सबके पास। और अब ये एक्सपायरी भी छोटी है, 22 फरवरी की है आई थिंक, और एग्जिट कैसे मिलेगा आईटीसी। अनिल जी रियल एस्टेट स्टॉक्स में डर लग रहा है, डीएलएफ में भी लग रहा है। उसका रीजन ये है कि कुछ आया ही नहीं बजट के अंदर, और मतलब ठीक ठाक लगते थे और उसके बाद ऊपर से नीचे आके खड़े हो गए। और अभी अभी आपने सीमेंट की न्यूज दी, सीमेंट की अगर प्राइस की बढ़ती है तो रियल एस्टेट जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है सारी, इनके प्राइस इनपुट्स और बढ़ जाएंगे। तो आने वाले क्वार्टर्स में इनको ये प्रेशर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस इंक्रीज तो नहीं होता अनिल जी, जो प्रोजेक्ट्स बिके हुए हैं। सो एवरीथिंग पुट टुगेदर बहुत कुछ चीजें ठीक तो नहीं लग रही हैं, और इसलिए मौका देख के अनिल जी निकलना चाहिए। और बाउंस बैक के लिए एक स्प्रेड है, आप जब भी कहेंगे मैं स्प्रेड शेयर कर लूंगा आपसे। सर आपका स्प्रेड? अनिल जी 17,100 की कॉल का रेट चल रहा है 185 रुपए। 17,100 की कॉल का रेट है अनिल जी 185 रुपए, ये एक लेनी है 185 रुपए में, और 17,300 की अनिल जी 2 बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 90 रुपए। तो अनिल जी 185 की लेके अगर 90 की 2 बेचते हैं तो मिल गए मेरे को 180 रुपए। 5 रुपए का स्प्रेड बनता है अनिल जी, 5 रुपए नहीं तो मैं 7 रुपए मान लेता हूं, 10 रुपए मान लेता हूं। 10 रुपए का स्प्रेड अनिल जी, मतलब 17,110 का मैं निफ्टी लॉन्ग हो गया, जो कि मेरा जो सपोर्ट प्राइस है। और कहां तक ये सेफ है? 17,500 तक। तो अनिल जी 17,100 से लेके 17,500 तक कहीं भी एक्सपायरी होती है तो ये स्प्रेड बहुत प्रॉफिट देगा, और इसमें कुछ भी लागत नहीं है अनिल जी। 8 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए कुछ लगेंगे, इससे ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, और बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। 3 दिन के लिए अनिल जी स्प्रेड है, सेफ है 17,500 तक। 17,500 क्यों अनिल जी? क्योंकि 17,500, 450, 500 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और वो अनिल जी जिस ईज से तोड़ा है आज, और जिस वेलोसिटी से, जिस फेरोसिटी से सब तोड़ा है, तो वो नीचे आके मुझे नहीं लगता कि 17,400-500 बहुत जल्दी क्रॉस करेगा। बट क्या यहां से बाउंस बैक करेगा? करना चाहिए, कर सकता है। अगर नहीं करा तो अनिल जी 5 रुपए से ज्यादा मैं देना नहीं चाहता हूं, 5-7 रुपए से किया तो ये 5-7 रुपए अनिल जी 100 रुपए भी मेरे को दे सकते हैं। तो जिस तरह की आईवीज बढ़ी हुई है, ये स्प्रेड अनिल जी बहुत अच्छा है। 17,100 से 17,500 तक पूरा सेफ है, प्रॉफिट एरिया है पूरा अनिल जी। स्प्रेड पे मैं आपका भी, क्योंकि ये लेवल्स ऐसे हैं, आपका भी व्यू चाहता हूं कि ये जो रेंज है 17,100-500, 17,100 तो बिल्कुल बराबर है, और ऊपर में 17,500, 17,575 बराबर है, वो सप्लाई जोन हो जाएगा।
3 दिन से हम 17,500 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हैं। आज नेचुरली उसके नीचे बंद होंगे, तो जो बजट के दिन हमने 17,800 के आसपास हाई बनाया, उसके नीचे 17,500 की क्लोजिंग आज पहली बार मिलेगी। तो परफेक्ट रेंज, ठीक है, एकदम बढ़िया है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 17,100 और 17,500 की रेंज परफेक्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा 575, बस इस जो बजट के दिन का क्लोजिंग है 1 फरवरी का, उसके ऊपर अब जाएंगे तो ही तेजी के बारे में सोचेंगे। जब बजट के दिन हम क्लोज हुए थे, बजट के दिन हम बजट के एक दिन पहले 31 जनवरी को हम क्लोज हुए थे 17,339 पर। अगर आज उसके नीचे बंद होते हैं, जो कि दिख रहा है अभी तक, तो फिर इसका मतलब तो क्लियर कट है कि आपका माहौल बहुत ही खराब है, क्योंकि आप बजट के पहले से भी और नीचे आ गए, तो बजट आया नहीं आया बराबर ही हो गया। आइए कुछ और स्टॉक्स पर और बात करेंगे इससे पहले, आइए लेकिन इससे पहले वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। नतियों का सीजन जोरों पर है और आइए बात करते हैं गो फैशन इंडिया से। गो कलर्स के नाम से ब्रांड रखने वाली कंपनी गो फैशन इंडिया इसके नतीजे पे आए हैं और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीईओ गौतम सरावगी साहब कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। उनसे मुलाकात करें, बात करें। उससे पहले जल्दी से एक बार नतीजे आपके सामने रख दूं, जो कि 5 तारीख को आए हैं। बेहद दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी। स्टैंड अलोन साल दर साल आय 46% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा इबिटा 73% बढ़ा है। मार्जिन में देखिए 6% की बढ़त 31 से 37% पहुंचे हैं और मुनाफा 33% बढ़कर 18 करोड़ से 24 करोड़। सरावगी साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बधाई इन दमदार नतीजों के पीछे। मूड माहौल सब चुस्त दुरुस्त है सर, कामकाज जोर में चल रहा है? बिल्कुल अनुज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो जी। हाँ जी, रिजल्ट्स हैव बीन वेरी गुड और हमें काफी खुशी है कि Q3 कोविड के सेकेंड वेव के बाद काफी हद तक नॉर्मलसी आई थी एंड हम काफी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये जो अभी रन रेट अभी बिल्ड हुआ है ये आगे भी मेंटेन होगा। अनिल जी सब देखिए, जितनी कंपनियों से मैं बात कर रहा हूँ आज भी, जैसे सीमेंट से बात किया, कुछ स्टील से, दूसरी कंपनियों से भी, सब जगह एक ही समस्या है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बड़ी बढ़ रही है और उससे सबकी टॉप लाइन बढ़ रही है, सेल्स सबकी बढ़ रही है, लेकिन मार्जिन्स नहीं बढ़ रहे हैं। मुनाफा कम हो रहा है, मार्जिन्स कम हो रहा है। आपके केस में उल्टा है, मार्जिन्स 31 से 37%। ये कमाल कैसे हुआ? और जो ये कॉटन के दाम बढ़े उसका असर नहीं पड़ा सर? सो अनिल जी, इसमें 2 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ हमारा मार्जिन क्यों बढ़ा है। अगर मैं हिस्टोरिकल नंबर्स देखूं तो हमारा कंपनी का ग्रॉस मार्जिन हमेशा 58 और 59 के बीच में रहा है। अभी इस टाइम 60.5% का अपना ग्रॉस मार्जिन टच हुआ है। ये क्योंकि हमारा ईबीओ का जो सेल है वो बढ़ा है। वो ईबीओ के सेल के बढ़ने के कारण आपको वो रिफ्लेक्शन अभी ग्रॉस मार्जिन में दिख रहा है। अच्छा, दूसरा, हमारे बिजनेस में जो भी कॉटन प्राइसेस एंड ऑल बढ़े थे, हमने राइट टाइम पे अपना प्राइस हाइक लिया भी था। मार्च अप्रैल में हम लोग ने प्राइस हाइक लिया भी था। हम लोग ने सोचा भी था कि कितना प्राइस बढ़ रहा है, उसके हिसाब से आगे का प्राइस भी बढ़ा है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमारा जो ग्रॉस मार्जिन प्रोडक्ट के लेवल पे रहा है वो काफी कंसिस्टेंट रहा है बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस इंक्रीज। और ये इंप्रूवमेंट इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो ईबीओ का चैनल है, ईबीओ का चैनल का सेल्स बढ़ा है, वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर चैनल। ओके, तो ये वजह से, लेकिन अब फिर ये मार्जिन सर मेंटेन रह पाएंगे इस करंट क्वार्टर में भी? तो अनिल जी, मेरा तो यही उम्मीद है कि ये मार्जिन मेंटेन रहेंगे। और दूसरा, नेक्स्ट 3 और 4 क्वार्टर जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा और ईबीओ का जो कंट्रीब्यूशन है वो 72% जो अभी करंट कंट्रीब्यूटर है वो स्लोली जब 80% टच करने लग जाएगा तो उतना फिर हमारा ग्रॉस मार्जिन का प्रोफाइल भी बढ़ेगा। ठीक बात है। ये मार्जिन आप मेंटेन रहने की उम्मीद कर रहे हैं। अच्छा सर, अब ये बताइए कि एक्सपांशन प्लान को लेकर क्या आपने नई योजनाएं बनाई? आईपीओ के वक्त तो आपसे मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, लेकिन अब मूड माहौल सही हो गया है, अभी कोविड का डर भी लगभग खत्म ही हो गया है एक तरह से। बड़े प्लान्स हैं? तो अनिल जी, ऐसे कहूंगा, बड़े प्लान्स नहीं है बट ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स है। तो जैसे इस फाइनेंशियल ईयर फिस्कल ईयर 22 में हम लोग ने 38 स्टोर्स खोले। 38 स्टोर में से 19 स्टोर्स हम लोग ने Q3 में खोले। अभी Q4 में हमारा रोल आउट प्लान है 25 से 26 स्टोर अभी Q4 में ऐड करेंगे। अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से हम हमारे पुराने रन रेट पे पहुंच जाएंगे जहां पे 120 to 130 स्टोर्स हम ऐड करेंगे। फिस्कल ईयर 19 एंड फिस्कल ईयर 20 में हम लोग ने 130 to 135 स्टोर्स पर ईयर ऐड किया था। हम उस रन रेट पे वापस आ जाएंगे फिस्कल ईयर 23 ऑनवर्ड्स। एंड Q4 में हम लोग का उम्मीद है कि हम 25 से 26 दुकानें खोलेंगे। तो चलिए, मतलब आप आराम से, बहुत हड़बड़ी में और जल्दबाजी में बहुत सारे खोल देना, वैसा नहीं, शांति से काम करें ताकि
अगर कहीं ऊपर नीचे आगे माहौल हो जाए तो फिर आप सेफ रह पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, कि पहले वापस से ये अगर दाम वाम बढ़ जाए, कॉटन के इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़े ज़बरदस्त तेज़ी में चल रहे हैं कॉटन के दाम वगैरह, हालांकि हमारी सरकार ने बजट में भी किया है और इस बार भी कोशिश कर रहे हैं कि ड्यूटी व्यूटी लगा करके, ड्यूटी हटा करके कॉटन थोड़ी सस्ती हो जाए, उसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? देखिए, अभी जो करंटली प्राइस चल रहा है अनिल जी, इससे ज्यादा अभी बढ़े, ये हम तो यही बस होप कर रहे हैं कि नहीं बढ़े यहाँ से। लेकिन हमारे सप्लायर्स के साथ हमारा ऐसे कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, क्योंकि कॉटन प्राइस और यार्न प्राइस इतना फ्लक्चुएट हुआ है, सप्लायर भी हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमने जो प्राइस हाइक लिया था वो इन अनसर्टिनिटीज को माइंड में रख के लिया था। तो हमारा तो यही है कि यही होपफुल है कि आगे ये जो प्राइस अभी है कॉटन का, आगे नहीं। चलिए बढ़िया है, तो उम्मीद करते हैं कि कॉटन के दाम ना बढ़ें, कम बढ़ें, और जो सरकार पूरा प्रयास करिए। अच्छा सर, बजट में कैसा लगा आपको, आपकी कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए? देखिए, बजट के पर्सपेक्टिव से हमें आया है 3-4 बेनिफिट्स जो हम अभी अंदर इंटरनली इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हमारे बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। हम लोग ने पूरी तरह उसको स्टडी नहीं किया अभी तक, बट ऐसे लग रहा है कि 3-4 माइनर वेज में हम लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए। अभी तक उसकी पूरी स्टडी हम लोग ने की नहीं है, तो अभी बोलना मुश्किल है, लेकिन ऐसे ग्रॉस लेवल पे लग रहा है कि 3 और 4 प्लेसेस में हमें माइनर बेनिफिट मिल जाना चाहिए। अरे सर, इतना मुश्किल बजट तो था नहीं इस बार, तो बड़ा सब लोग कह रहे हैं कि फाइन प्रिंट में कुछ नहीं आया। अब तक तो आपको पता चले, या आप बता नहीं रहे, आपको फायदा बहुत ज्यादा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टेक्सटाइल पे फोकस पूरा है सरकार का। नहीं, हम लोग ने स्टडी नहीं किया। चलिए कोई बात जी, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर की बेहद दमदार है। वैसी जैसे आपकी आईपीओ की थी, वैसी जैसी आपकी दमदार लिस्टिंग हुई, आई एम श्योर आपके इन्वेस्टर्स काफ़ी खुश होंगे। गौतम सरावगी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और अपने नतीजे पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आइए, बाजार कमजोर हैं थोड़े से, 17,175 के आसपास। निफ्टी पर 350 अंकों का नुकसान आपको दिखेगा और बैंक निफ्टी पर नुकसान 800 अंकों का है। 38,000 से थोड़ा सा नीचे इस वक्त आपको नजर आएंगे, ये है आपके लिए। आइए, इसके अलावा अब देख लेते हैं कि और क्या कुछ एक्शन होता हुआ दिख रहा है। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन जी तैयार है अपने BTST कॉल के साथ। सचिन जी। देवांशी, अनिल जी, यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से जुबिलेंट फूड में काफ़ी बिकवाली हुई थी, बट जिस इंटेंसिटी से पिछले 2 दिनों का डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइस में कहीं जाकर एक रिवर्सल के लिए जगह बन चुकी है। एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस डेली चार्ट पे तो पिछले 7 दिनों से एग्जिबिट हो ही रहा था, बट इंट्राडे चार्ट पे भी मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर डाइवर्जेंस अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। 3167 के आसपास इसके फ्यूचर्स फिलहाल प्लेस्ड है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 3133 पे। टारगेट ऑन दी अपसाइड हो सकता है अराउंड 3260 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 3340 का। खरीदारी करनी है जुबिलेंट फूड्स के फ्यूचर्स में। सचिन जी, श्योर, कॉन्फिडेंट? जी अनिल जी, काफी कॉन्फिडेंस है। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों का अगर डेटा देखें, दोपहर का टाइम है, कहीं आप नींद में हो, सुस्ती में हो, आपको पिज्जा ऑर्डर करना था या जुबिलेंट फूड का शेयर? कंफर्म कर लीजिए एक बार। अनिल जी, जुबिलेंट फूड का शेयर ही डेफिनेटली। ओह, देश को आपके जैसे लोगों की सख्त जरूरत है, कोई तो खरीदने का मन बना रहा है कम से कम यहाँ पर। तो चलिए, सचिन जी खरीदना चाहते हैं जुबिलेंट फूड का शेयर इस गिरावट में 3133 के स्टॉप लॉस के साथ। 3260 और 3340 का आपके लिए होगा टारगेट। गजब, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। आइए, बढ़ते आगे। IRCTC, इसके आएंगे रिजल्ट्स और आएंगे कल। अनुमान देख लीजिए एक बार, स्टॉक 15 रुपए नीचे। वरुण तैयार है पूरे अनुमान के साथ। वरुण, बताइए कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? अनिल जी, फुल स्पीड में भागेगी इसकी ट्रेन, नतीजे अच्छे रहने वाले बेसिकली इसके लिए, क्योंकि आप रेवेन्यूज देखिए, प्रॉफिट देखिए, मार्जिन देखिए, सब में आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिलेगी। एक तो हाँ, लो बेस का एक बहुत बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिल रहा है वो तो है। इसके अलावा जो ओपन अप हुआ है उसके चलते जो ट्रेन्स की संख्या है वो बढ़ गई है, और सबसे बड़ी बात तो है ट्रेन में अब खाना पानी सब मिलने लगा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मार्जिन वाला बिजनेस था इस कंपनी का, जो कि बंद हो चुका था पिछले साल। नो डाउट रिस्ट्रिक्शंस लगे थे इसके लिए, तो उसका फायदा जो है वो भी आपको इस कंपनी के नतीजों में देखने मिलेगा। इसके लिए ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतर रहने वाली है। रेवेन्यूज़ करीब 135% बढ़ेंगे, 224 करोड़ से बढ़ के ये करीब 525 करोड़ के आसपास आएंगे। एबिटा 178 करोड़ बढ़ने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि जो हाई मार्जिन बिजनेस है
अब वो फुल स्विंग में चल रहे हैं, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। मार्जिन में करीब 7.5-8% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। 42.3% से बढ़ के ये करीब 50% के आसपास आएंगे। मुनाफा 78 करोड़ से बढ़ के 205 करोड़ के आसपास आने वाला है। तो हर पैमाने पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे बेहतरीन रहने वाले हैं। तो नतीजे रहेंगे दमदार, IRCTC के दमदार, साल दर साल। हाँ नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक ठाक रहेंगे, क्योंकि अनिल जी जो हाई मार्जिन बिजनेस जैसे कि मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे इनका अब कारोबार जो शुरू हो चुका है और वहाँ से मार्जिन को इम्पैक्ट यानी कि फायदा मिलेगा इस कंपनी के साथ। ये एक अच्छी खाने पीने में बहुत कमाते हैं। अरे अनिल जी बहुत कमाते हैं। नहीं, टिकटिंग से ज्यादा तो नहीं कमाते, लेकिन बहुत कमाते हैं। अच्छा खासा। अभी कौन ट्रैवल करके आया था? शायद अरमान कोई तो करके आया, तो बता रहा था कि अब सब बढ़िया ट्रेन में फुल फ्लेज खाना पीना सब कुछ सप्लाई शुरू हो चुकी है। हाँ। तो चलिए, ये है आपके लिए IRCTC के नतीजे। नतीजों से पहले कुछ करने का मन है वागले साहब आपका तो बताएं, नहीं तो आप नोटा भी कर सकते हैं। नहीं अनिल जी, नोटा होगा या बेचना होगा, मुझे लगता है डाउन साइड आनी चाहिए। 800 के लेवल्स आ सकते हैं अगर होल्ड नहीं किए तो। स्ट्रेंथ इसमें आएगी जब ये 860 के ऊपर निकलेगा, तो फिलहाल तो मेरा नोटा ही होगा। ओके, 860 के ऊपर ही ताकत के दर्शन होंगे, तब तक आपके लिए है नोटा। ये है IRCTC। कल आएंगे बाटा के भी नतीजे, करेक्ट वरुण? अगर आप बाटा के भी आप रिजल्ट लेके आए तो बताइए दो फिर। अनिल जी वो भी अच्छे आने वाले हैं। बाटा के भी अच्छे हैं। सब आप अच्छा बोल रहे, मार्केट क्यों नहीं चलता है फिर? अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक है ना। निफ्टी में प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है, तो आज वरुण ने डिसाइड किया सब अच्छा बोलेंगे। तो अनिल जी बेसिकली ये वो कंपनियां हैं जिनके कारोबार पिछले साल अगर आप देखेंगे साल दर साल तो थे ही नहीं। वो मतलब अगर लॉकडाउन खुल भी गया तो भी इनके कारोबार नहीं चल रहे थे। अब बाटा जैसे कि काफी सारे मॉल्स में इनकी दुकानें हैं, तो मॉल्स तो फिर भी बंद थे। अगर आपकी जैसे कि अच्छा, वैसे कोविड में तो जो लोग घर में तो जूते पहनते ही कौन पहनता था? स्कूल कॉलेज सब तो बंद था। सही बात है। अब वो धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ है, तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। त्योहारी सीजन था, फेस्टिवल सीजन था, तो थोड़ा बहुत उसका भी उत्साह था। शादियां नो डाउट, वैसे तो इसका कोई आंकड़ा नहीं है कि शादी में कितने जूते चप्पल बिकते हैं और बाटा के कितने बिकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसे सजेस्ट कर रही है कि उसका भी एक फायदा मिलेगा। और जो अनलॉक हुआ है उसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो इस कंपनी को मिलेगा। स्कूल कॉलेजेस ऑफिसर जो खुले हैं उसके चलते ग्रोथ देखने मिलेगी। रेवेन्यू ग्रोथ करीब 31-32% के आसपास रह सकती है, 810 करोड़ के आसपास से आ सकती है। और याद रखिएगा इस कंपनी ने अगर आप प्री कोविड देखेंगे तो काफी प्रीमियम प्रोडक्ट या फिर कैजुअल वेयर जो है वो बेचना शुरू किया था, जिसके चलते इस कंपनी के मार्जिन तब सुधरना शुरू हुए थे, हालांकि फिर बिगड़ गए। अब फिर से माना जा रहा है कि थोड़े बहुत सुधरेंगे। 19.1% से मार्जिन बढ़ के 24.7% के आसपास आएंगे। अगर मार्जिन बिगड़े तो सिर्फ एक रीजन से बिगड़ेंगे या फिर दो रीजन से बिगड़ेंगे। एक तो कर्मचारियों पे जो खर्च है, कुछ रिपोर्ट्स मान के चल रही है कि वो बढ़ सकती है, और किराया, क्योंकि आपने देखा था कि इसके पहले जो कोविड का डिसरप्शन हुआ था उसके चलते किराया काफी कम हो चुका था। तो अगर इन्होंने कुछ रीनेगोशिएट किया हो तो ही मार्जिन दबाव पे आएंगे, नहीं तो मार्जिन में बढ़ोतरी होगी। मुनाफा 90 करोड़ के आसपास आ सकता है, हालांकि इसकी रेंज बड़ी है, 60 करोड़ से 130 करोड़ के आसपास की रेंज है जो कि मार्केट मान के चल रहा है। वैसे कर्मचारियों पर खर्च करने की वजह से मार्जिन पर दबाव आए तो मुझे दुख तो नहीं होता। कोई बात, इतना तो बनता है। हाँ मतलब होना ही कर्मचारियों को दुख नहीं होगा और बाकी लोगों को, इन्वेस्टर्स को तो होगा ना। अरे इतना दुख क्या है भाई? मार्जिन गिर अगर जाएंगे। मोटिवेटेड कर्मचारी रहेंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा सेल्स करेंगे, अल्टीमेटली शेयर होल्डर को भी फायदा होगा। राइट अनिल जी। कुणाल जी लॉजिक ठीक है कि नहीं है, ये बताइए। अनिल जी आपका लॉजिक परफेक्ट लॉजिक है अनिल जी। और अनिल जी काश आप ही की तरह सारे प्रमोटर सोचते अनिल जी, कल्याण हो जाता देश का। ये बात तो सही है सर। आपको मैं ये बोलना था कि नई ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इसीलिए नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। हाँ बताइए। बाटा? हाँ बताइए। दिशा पटनी। ओ तो गुजराती है? मेरे ख्याल से नहीं सर, दिशा पत्नी कहाँ? नहीं तो बॉम्बे में। नहीं, बॉम्बे में तो आप भी हैं। चलिए दिशा, अच्छा वो बाटा की ब्रांड एम्बेसडर, नई ब्रांड एम्बेसडर है तो इसलिए भी। अच्छा चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए बाटा के नतीजे के ऊपर एक बार चार्ट पे राय ले लें किरण जी से। किरण जी चार्ट देखिए जरा, अगर कुछ करने का आपका मन है, आज हमने पूरी फ्रीडम दे रखी, छूट दे रखी, जिसको भरपूर नोटा का इस्तेमाल करना करे। बिल्कुल अनिल जी, वेरी गुड आफ्टरनून। देवांशी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए बाटा में भी नोटा का ही इस्तेमाल करना चाहिए। 1900 में बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ऑन द हायर साइड 2040 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। तो इसके बीचों बीच ट्रेड करता नजर आ रहा है, तो अभी तो नोटा ही रहेगा। ये है आपके लिए बाटा पर राय आती हुई, नोटा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नोटा का इस्तेमाल तो हमारे भरपूर करें। सचिन जी ने एक कॉल जरूर दिया है अभी तक बाजार शुरू होने के बाद, और एक आशु सर ने स्प्रेड दिया,
उसके अलावा किसी का कोई मूड है नहीं। आशु सर, कोई स्टॉक्स पे नजर रखनी हो खरीदने या बेचने के लिहाज से, या कॉल्स हो तो बताएं सर। अनिल जी देखिए, नजर जो रखनी है ना, अगर इस मार्केट में अभी भी जो स्ट्रेंथ दिख रही है अनिल जी, वो सिर्फ और सिर्फ मेटल्स में दिख रही है। लेकिन अनिल जी आपको पता है कि मैं ऊपर लेना पसंद करता हूं, नीचे मतलब जो कैचिंग दी फॉलिंग नाइफ है ना, वो डिसिप्लिन अनिल जी काम आता है। तो थोड़ा ऊपर ले लूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमने सेल भी मतलब, जबकि बहुत अच्छा लगता है कि जाना चाहिए, आपको ध्यान होगा कि बजट पे अगले दिन में हमने बोला, उसको भी एक बार क्लाइंट से बोला कि एक बार बुक कर लीजिए अनिल जी, कि कोई मार्केट का मतलब जो स्ट्रेंथ है ना, मतलब जिस तरह से गिरता है अनिल जी मार्केट, मतलब कैसे, मतलब आप देखिए ये सब हो रहा है। तो अनिल जी मेटल स्पेस के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, और इसलिए मैं थोड़ा सा पैसा लगा के, मार्जिन लगा के निफ्टी के बाउंस बैक के लिए या बैंक निफ्टी के बाउंस बैक के लिए इस तरीके से प्ले कर सकता हूं कि अगर पैसा बनना है तो ऐसे बन जाए। लेकिन अनिल जी जब नीचे में है तो फिर जब गिरने को आता है तो आप देखिए ना कैसे हजार पॉइंट 2000 पॉइंट निफ्टी भी गिरा है, और फिर मतलब बजट से। अब प्रॉब्लम यह है अनिल जी कि बजट ठीक ठाक था तो लॉन्ग थे सारे के सारे, अब वो लॉन्ग फिर स्टक हो गए हैं। अब अगर उन लॉन्ग्स को एग्जिट नहीं मिलता तो नीचे का घर खुला हुआ है, यहां से 150 पॉइंट की रिकवरी 200 की आएगी तो 400 की भी बन सकती है। लेकिन वो पहला 100 पॉइंट यानी जी मैं रिवर्सल के लिए, मतलब हमेशा आपको लगता भी होगा या मैं खुद भी मानता हूं कि मिस करता हूं, बट मेरा डिसिप्लिन है, मैं मिस करना चाहता हूं, लेकिन मुझे शांति जरूर होगी कि हाँ नीचे से ऊपर तो घूमा। और अनिल जी अभी जो आपको देवांशी कहने की कोशिश कर रही थी वो ये बता रही थी कि दिशा पटनी नेशनल क्रश है, आप गुजराती और वो सब ढूंढ रहे हैं उसके अंदर, मतलब शी वांटेड टू कन्वे समथिंग एल्स। अब या तो आपको पता नहीं है या आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया उस बात को। आई एम सो सॉरी टू हर्ट योर सेंटिमेंट, आई एम सो सॉरी, मुझे पता नहीं था। क्या आप सीरियल मैम, थोड़ा हम तो उस जमाने के ना, माधुरी दीक्षित श्रीदेवी के जमाने के सर, अब आपकी तरह थोड़ी आजकल दिशा पटनी के जमाने के। तो ये बात ठीक है। आप खुश है, आपका तीसरा नेत्र खुलना नहीं चाहिए आशु जी, पहले हमारी हालत बड़ी खराब है, तो आपको किस तरह से हमें ना खुश रख सकते हैं, मेरी कोशिश पूरी शो में यही रहती है। नहीं चलिए बढ़िया ये, लेकिन ये पता तो होना चाहिए हमें, ये बात सही है कि अगर कुछ चैनल चेक करते रहे, पता रहता रहे। सुमित जी आपको पता था? नहीं अनिल जी, मेरा ध्यान तो खाली स्टॉक मार्केट में रहता है। आशु जी सुमित जी से यंग माने जाएंगे इस मामले में। ओके चलिए सेठी साहब से करते हैं मुलाकात। सेठी साहब पहले तो धन्यवाद आपको कि आपने नोटा का इस्तेमाल किए बगैर मुकाबला करने के लिए तैयार होकर आ गए हैं शो पर, बड़ी बात है। नहीं तो आज तो मतलब ना भी आए तो हम आपका क्या कर लेते। बताएं सर क्या करना है अब? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून देवांशी। बिल्कुल अनिल जी, आज तो बाजार में मार्केट बची हुई है, बट कुछ एक सेक्टर्स है जहाँ पे अच्छा हो रहा है, जैसे आशु जी ने भी अभी पॉइंट आउट किया, मेटल्स आर डूइंग वेल, इसके अलावा शुगर इज डूइंग वेल, पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेल। तो ऐसे कुछ कुछ सेक्टर्स है और वहाँ से जिन्होंने अच्छे नतीजे दिए वो स्टॉक मुझे लगता है आज के गिरावट वाले बाजार में उनको खरीदना चाहिए। मैं रिपीटेटिव होऊंगा इसलिए मैंने रिकमेंड नहीं किया, नहीं तो मैं तो बोलूंगा स्टेट बैंक को आज ये जो वापिस से अभी करेक्ट हुआ है यहाँ पे खरीदना चाहिए, बट स्टेट बैंक मैंने चूंकि 1-2 दिन पहले रिकमेंड किया हुआ रिजल्ट के पहले, तो इसलिए मैं उसको आज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बट मुझे लगता है स्टेट बैंक है, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के जो स्टॉक जिनके ओवर द वीकेंड नतीजे आए, नतीजे शानदार थे, बट आज की बाजार में मार्केट की वजह से वो भी चल नहीं रहे हैं। पॉजिटिव है बट बहुत ज्यादा तूफानी तेजी नहीं है, सुबह जरूर हुई थी बट वहां से करेक्ट हो गए, तो दे प्रेजेंट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाई टुडे, फुल्ली एक्सपेक्टिंग द मार्केट्स टू रिकवर फ्रॉम हियर, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए बाजार में। बाकी अनिल जी आज 2 कैश मार्केट के स्टॉक्स है जिनमें और खरीदारी करनी है। पहली चीज तो आप ये बोल रहे बाजार यहाँ से ज्यादा गिरेगा नहीं, राइट? करेक्ट अनिल जी, करेक्ट, बहुत बढ़िया। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर। अब आइए बताइए पहला कॉल। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो पहला स्टॉक कैश मार्केट का है वो एक फार्मा कंपनी है अनिल जी, थोड़ा डिफेंसिव भी है और बाकी फार्मा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है अल्बर्ट डेविड, 675-80 रुपए के लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 678 दिखाई दे रहा है मुझे। ये कंपनी बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशन के कारोबार में है और इनका एक प्रोडक्ट है प्लेसेंट्रिक्स, जो ह्यूमन प्लेसेंटा से बनता है, एक ब्रेक थ्रू प्रोडक्ट है। फिर 35 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है और कई सारे एमएनसी कंपनीज के लिए काम करती है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक रिलेशन है, टाई अप है उनके साथ और फंडामेंटल्स अच्छे स्टॉक में, अच्छे रिटर्न रेशियो है, एक जीरो डेट कंपनी, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 28% का कैगर है। तो इस में खरीदारी करने की सलाह है। मेरा
इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 695 का, स्टॉप लॉस रखता है 665। 665 है 695। अरे सेठी साहब 700 तो ऑलरेडी हो गया आपके बोलते बोलते ही। अरे अनिल जी, ये आज के बाजार में स्टॉक चलेगा ऐसा मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुरंत ही चलेगा अनिल जी। मुझे लगा अभी थोड़ा मौका मिलेगा सबको खरीदारी करने का। आराम से मौका मिले तब खरीदिए, हड़बड़ी मत करिए। सेठी साहब को कोई ऐसा नहीं कि भाई अभी का अभी आज का आज शांति से लीजिए, हड़बड़ी और जल्दबाजी मत कीजिए। कोई ऐसा मार्केट कल ही 18,000 नहीं होने वाला है। हाँ, तो आराम से लीजिए, हड़बड़ी मत कीजिए। ओके, दूसरा स्टॉक बताओ सर। दूसरा स्टॉक भी वैसे ही सेक्टर से है जो बजट में फोकस में था, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो स्टोरी है वो स्टोरी तो इंटैक्ट है, बाकी बाजार में ठीक है, कुछ भी कारणों से एफआईआई की सेलिंग रुकी नहीं है, उसका एक असर हो सकता है, या फिर बजट के दौरान 3-4 दिन अच्छा किया बाजार ने तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यह स्टॉक है पीएनसी इंफ्रा, जो कि अभी 295 लेवल्स पे ट्रेड करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की एक सॉलिड कंपनी है जो कि मेनली रोड्स, ब्रिजेस, हाईवे इन सब सेगमेंट में काम करती है। जबरदस्त ऑर्डर बुक है, नए ऑर्डर इनफ्लोज भी अच्छे हैं कंपनी के पास, और अच्छी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है। और जिस तरह से सरकार का फोकस है, नेशनल हाईवे का 25,000 किलोमीटर का टारगेट दिया है अगले साल के लिए, जो कि एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है। उसका फायदा इन सब कंपनियों को देखने को मिलेगा। सॉलिड फंडामेंटल्स, अराउंड 20-21% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 21%, और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता। और एफआईएस की बहुत अच्छी इसमें हिस्सेदारी है, अराउंड 41% करते हैं एफआईएस, जिसमें भी प्रोमिनेंट अच्छे नाम है, एचडीएफसी है, एलएनटी है, इवन गोल्डमैन सैक्स है। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को आज की इस गिरावट में खरीदना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 310 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 285। देखिए 285 स्टॉप लॉस है। खरीदारी करने की राय पीएनसी इंफ्रा और साथ ही एल्बर्ट डेविड, ये दोनों स्टॉक्स आपके लिए आते हुए दिख रहे हैं विकास जी की तरफ से। शुक्रिया विकास जी। और इसी के साथ केपीआर मिल्स के लिए एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। नतीजे तो अच्छे हैं ही, लेकिन इसके साथ बायबैक को मंजूरी दे चुके हैं, बोर्ड की तरफ से मंजूरी मिली है। और आप देखिए 805 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर बायबैक करेंगे। फिलहाल आप देखिए 710 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 180 करोड़ रुपए का खर्च कंपनी करती हुई दिखेगी इस बायबैक के ऊपर। तो अच्छी खबर आती हुई दिख रही है केपीआर मिल्स पर, लेकिन इसके बावजूद नंबर्स अच्छे, लेकिन इसके बाद भी हम देख रहे हैं स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब थोड़ा सा हरे निशान में अब आता हुआ दिख रहा है 717 ये लेवल्स के आसपास अब स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो नतीजे भी आप देखिए, कामकाजी मुनाफा बढ़ता हुआ दिखा है, जो ओवरऑल मुनाफा है कंपनी का वो भी इस बार बढ़ता हुआ दिखा है, 211 करोड़ पे आता हुआ दिखा है 156 करोड़ से बढ़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जान लेते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी क्या है अनिल जी के पास से। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स पर नजर कर लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर नहीं है, केवल 40 अंक नीचे हैं, 34,935 के लेवल्स के आसपास। नैस्डैक फ्यूचर्स में फिलहाल थोड़ी सी गिरावट है, 10 अंकों की गिरावट है, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। लेकिन आप देखिए बाकी बाजार हरे निशान के साथ ही कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अनिल जी सबसे ज्यादा गिरावट हमारे बाजार पर ही ज्यादा आती हुई दिख रही है। एक बार कच्चे तेल पर भी नजर कर लेते हैं। बार बार बोलो मत, एक तो पहले हमारा खराब है, ऊपर से बार बार बोल गया, और मतलब वो थोड़ा रिकवरी बीच में आई भी, जले पे नमक छिड़कने जैसा हो रहा है। एक तो हम गिरे हुए, फिर देवांशी बोल रही है वो हमारे सबसे ज्यादा गिरे हुए, ऐसा लग रहा है हम काम ही नहीं कर रहे हैं। कर रहे देवांशी, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखो कम से कम कितना ऊपर किया है, देखो कोशिश करके 2 बजे से 17,120 से 80 पॉइंट तो आया ना, 70 पॉइंट तो मेहनत तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले ना सेठी साहब है हमारे साथ, तो जरा सेठी साहब से केपीआर मिल पे मैंने सोचा कि उनको रोका है, मैंने कहा राय तो ली जाए कि सेठी साहब से। सेठी साहब लगातार रिकमेंड करते हैं, बेस्ट मतलब इतने बेहतरीन क्वालिटी के फंडामेंटल स्टॉक्स लेकर आते हैं। सेठी साहब एक 180 करोड़ का बायबैक है 805 रुपए के दाम पर, टेंडर ऑफर, यानी कि आपको शेयर खरीद के टेंडर करना है। अब ये बताया कि ये अब ऑलरेडी 725 हो गया, यहाँ खरीदना बनता है कि नहीं? आप तो लगातार कह ही रहते खरीदो खरीदो। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी, देखिए थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी फॉर केपीआर। ये स्टॉक मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है, जिसको मैंने कई बार रिकमेंड किया। और ये जो स्पेशल शोज थे, जो 2-3 बार मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, नवरात्रि पे, दिवाली पे, मेरा जो स्पेशल 2-3 स्टॉक्स की पिक रहती है उसमें एक स्टॉक यही था केपीआर, जो कि 450 के लेवल पे मैंने रिकमेंड किया। आज तो 725 का लेवल है, बट अभी भी इस स्टॉक को खरीदना ही है, बेचना तो नहीं है। और ये जो बाईबैक है 800 का बाईबैक, मुझे नहीं लगता उसमें जो मीडियम लंबी अवधि के निवेशकों को कुछ भी उसमें करने की जरूरत है। स्टॉक पे मैं बहुत ही बुलिश हूँ, और ये एक टेक्सटाइल कंपनी होने के साथ साथ एक शुगर और एथेनॉल का भी प्ले है, जो कि मैंने कई बार चैनल पे बताया। इनकी शुगर की कैपेसिटी है 10,000 टन की,
एथेनॉल की कैपेसिटी है 230 किलोलीटर पर डे की। बाकी इनका एक रिटेल का भी ब्रांड है, फासो नाम का टेक्सटाइल का ब्रांड है, जिसमें ये इनर वेयर, लेजर गारमेंट्स वगैरह बनाते हैं। तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छी कंपनी है। और एक स्टॉक पिक करना हो टेक्सटाइल स्पेस में तो आई वुड लाइक टू गो विथ केपीआर मिल इवन ओवर वर्धमान टेक्सटाइल्स और अंबिका कॉटन। वो दोनों भी मुझे पसंद है, बट केपीआर मिल मुझे ज्यादा पसंद आता है। तो इस स्टॉक में इन लेवल्स पे भी होल्ड तो करना ही करना है। बाकी कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली खरीदारी करनी चाहिए इस स्टॉक में। ओके, गिरावट में करें खरीदारी, है तो होल्ड करें। ये है राय केपीआर मिल्स पर सेठी साहब की तरफ से। अब आपके सवाल का जवाब देखिए, 17,100 के नीचे बंद नहीं होंगे आज, ये कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। यानी कि कमजोरी है यहाँ से 70-80 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं। मेरे ख्याल से 17,150 भी होल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। 17,300 17,375 ऊपर में है, यहाँ पर जाकर आपको रुकना है, वो पार नहीं होगा। और इसके बीचों बीच में 17,200। अब पहले क्या बताऊँ, अच्छी चीज़ या ख़राब चीज़? अच्छी चीज़। अच्छी, मुझे पता था आप ऐसे बोलोगे। अच्छा क्या है? 0.71 का पुट कॉल रेशियो जो ओवरसोल्ड है, ठीक है। अच्छा क्या है? 17,100 17,150 की रेंज में आपने जनवरी के आखिरी हफ्ते में 3 क्लोजिंग दी और आप 16,836 तक गिरे भी, लेकिन बंद 17,100 के नीचे नहीं हुए, ठीक है। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल होल्ड होगा। तो आप नॉन स्टॉप 17,800 से 17,100 3 दिनों में गिर के 2 तारीख को अपन 17,800 थे, राइट। तो 3 सेशन में आप आ गए यहाँ पर 700 पॉइंट का। तो ये रुकने के लिए जगह एक पड़ाव है। अब यहाँ से रुक के ऊपर जाना है कि वापस नीचे जाना है, वो हम कल डिसाइड करेंगे, लेकिन आज नहीं गिरेंगे। आज गिरने के लिए जितना गिरना था गिर लिया। तो ये आपको अच्छी चीज़ है, राइट। अब आइए खराब चीज़ सुन लीजिए। खराब क्या है? खराब है कि लॉन्ग फंसे हुए हैं। जहाँ एक तरफ पुट कॉल रेशियो के लिए आज से मार्केट ओवरसोल्ड है, लॉन्ग कैसे फंसे वो देखिए। 17,200 के नीचे या आसपास जब आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर 17,200 के नीचे ट्रेड करते हैं, जो कि किया काफी देर हमने, अभी भी है, 90 लाख शेयर पुट राइटर्स ऐसे हैं जो लॉन्ग साइड पर रिस्क पर हैं, नुकसान में है। 90 लाख बड़ी अमाउंट। तो ये मुश्किल में। तो ये कितनी देर होल्ड हो पाते हैं या फिर छोड़ना शुरू करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो मेन रिस्क वहां पर है कि अगर आपके लिए पुट राइटर्स जो हैं वो अगर पोजीशन ना संभाल पाए तो मामला मुश्किल है। तो 17,200 के ऊपर पार करके पहले ट्रेड करना शुरू करें। 17,200 225 तो ताकत का पहला अंदाजा मिलेगा। और अगर वो पार करके आप टिकते हैं 3 बजे के पहले, तब तो ठीक, और नहीं तो आपको 17,100 150 की रेंज में कहीं कहीं बंद होना है। अगर 17,225 पार करके टिक गए तो 17,300 375 की रेंज में आज और कल में आप पहुंचेंगे। और वहां पर आपको अपनी तेजी की पोजीशन हल्की करने के बारे में सोचना, उस वक्त का मूड माहौल देखने के बाद। ये आपके लिए डेटा बता रहे हैं। सो बहुत क्लियर कट है। इमीडिएटली 17,100 150 इसके नीचे गए तो फिर बात तो रास्ता खुल रहा है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम 17,100 के नीचे बंद होते हैं तब तो आपके लिए नीचे का रास्ता काफी खुलता है। और अगर 17,100 को हम क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर पाते हैं तो ओवरसोल्ड मार्केट आज या कल में एक हल्की रिकवरी दे सकता है। उस रिकवरी में हल्का होने की कोशिश करें। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं और नहीं मुझे तो खरीदना ही आता है, बेचना नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे हैं, ज्यादातर हैं। तो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,075 का होना चाहिए। बहुत क्लियर कट है। अब आइए बैंक निफ्टी। 38,000 के नीचे जाने पर मामला खराब है। क्यों? 38,000 के पुट पर 20 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो हाईएस्ट है, और उसके नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपके लिए ये मामला गड़बड़ है। आखिरी उम्मीद तेजी करने वाले ट्रेडर्स की बैंक निफ्टी पर 37,700 से 37,850 की रेंज है। अगर आप उसके भी नीचे जाते हैं तो फिर लॉन्ग पोजीशन बने रहने में कोई मतलब नहीं। 37,700 के नीचे अगर आप बंद होते हैं, वैसे भी लॉन्ग पोजीशन कम करने का टाइम तो आ गया है क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, लेकिन 37,700 के अगर नीचे आज बंद होते हैं तो फिर 100% आपको लॉन्ग काटनी चाहिए। ऊपर 38,000 के ऊपर निकलकर आप ट्रेड करेंगे तो आपको ताकत थोड़ी सी दिखेगी, लेकिन असली ताकत 38,500 के ऊपर ही है। जब तक 38,500 के नीचे सेल ऑन राइज है, जब तक 17,375 के नीचे सेल ऑन राइज है। ये दोनों लेवल ऊपर के हो गए। ऊपर आपका घर कितना है और नीचे की रिस्क आपके लिए मैंने बता दी 37,700 37,850 17,100 17,150। सिंपल है, क्लियर है। ओके, तो आप देखिए फिलहाल थोड़े से ऑलमोस्ट 950 अंक नीचे है, तो सप्लाई है, कंटिन्यूस है। 40-50 पॉइंट ऊपर पहली बार पूरे दिन भर में ऊपर ही अभी आया 2 बजे के बाद, नहीं तो किसी भी लेवल से ऊपर आ ही नहीं रहा था। आया तो वो भी वापस से। और आखिरी 1 घंटे में तो पोजीशन बहुत तेजी से कट सकती है, तो देखते हैं। लेकिन आप देखिए फिलहाल 17,160 के लेवल्स को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी आपके सामने कि आज क्या करना और इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिहाज से कौन से हैं। इस बीच इंडियन बैंक के नतीजे आ चुके हैं और आप देखिए जो मुनाफा इंडियन बैंक का
वो बढ़ा है। 514 करोड़ था, वहां से बढ़कर 690 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। नेट इंटरेस्ट इनकम पर नजर रहेगी और साथ ही एसेट क्वालिटी इस बार ओवरऑल हम देख रहे हैं बैंक्स की थोड़ी सी बेहतर आती हुई दिख रही है, तो एसेट क्वालिटी पर नजर है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, 1421 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, एक बार नजर करें। लेकिन ग्रॉस एनपीए 9.56% से घटा है और 9.13% पे आए हैं, तो एसेट क्वालिटी थोड़ी सी सुधरती हुई दिखी है, ज्यादा नहीं। नेट एनपीए 3.26% से घटकर 2.72% है, जो कि नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम पर नजर रखें, इस बार किस तरह से आते हुए दिखे, 1329 करोड़ पे आते हुए दिखे नेट इंटरेस्ट इनकम का फिगर, तो इस पर नजर रखते हैं। लेकिन ओवरऑल एसेट क्वालिटी में सुधार है और जो मुनाफा है वो बढ़कर आ रहा है। एक बार चेक ले लेते हैं कि इंडियन बैंक पर क्या करना चाहिए। सुमित जी बताइए, इस स्टॉक पर क्या करना चाहिए, क्या राय बनती है? देवांशी, मेरे को लगता है कि स्टॉक के अंदर पोजीशंस को होल्ड करके चले। स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, तो पोजीशन होल्ड करके चले और अगर कोई भी डीप आता है तो लोअर लेवल्स पे स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। 170 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो फिर स्टॉक के अंदर एक बढ़िया एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 185 से 190 तक का मूव स्टॉक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। पोजीशन होल्ड करें। ओके, तो पोजीशन होल्ड करने की राय फिलहाल मिलती हुई दिख रही है आपको इंडियन बैंक के स्टॉक पर। एक स्टॉक आप देखिए जहां पे लगातार गिरावट आती हुई दिख रही है, टोरेंट पावर और टाटा पावर, इन दोनों स्टॉक में हम देख रहे हैं आज गिरावट तेजी से होती हुई दिख रही है। करीब 8% तक की गिरावट जो है ये दोनों स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। सबसे पहले टाटा पावर पर एक बार नजर कर लीजिए और टोरेंट पावर करीब 9% तक की गिरावट फिलहाल दिखा रहा है। टाटा पावर में भी हम देख रहे हैं करीब 1% तक की गिरावट के आसपास कामकाज होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इस बीच इंडियन बैंक के नंबर्स उतने अच्छे और मजबूत दिख नहीं रहे हैं। प्रोविजनिंग बढ़कर आई है, 2060 करोड़ से प्रोविजनिंग बढ़कर लगभग 2500 करोड़ प्रोविजनिंग इंडियन बैंक एक बार फिर से लाई है। डिटेल में नंबर लग रहे हैं कि काफ़ी कमज़ोर हैं, क्योंकि एक तो प्रोविजनिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़कर रही है और दूसरा है कि मुनाफे का भी अनुमान लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास लगाया जा रहा था, उसके मुकाबले में 700 करोड़ के। और जिस तरह के तगड़े नंबर्स आपके सरकारी बैंक्स के आ रहे हैं, दूसरे सरकारी बैंकों के आ रहे हैं, उसके सामने नंबर ढीले दिख रहे हैं, ये इसमें कोई डाउट नहीं। उनके कंपैरिजन में नंबर क्लियर कट कमज़ोर हैं, तो मेरे ख्याल से नंबर उतने मजबूत नहीं है जितने दूसरे सरकारी बैंक है। तो अब आप कंपेयर तो वैसे ही करोगे ना, बाकी बैंकों के कैसे आ रहे हैं उस हिसाब से प्रोविजनिंग जो बढ़कर आई, क्योंकि बाकी सारे बैंक्स में आप तो ट्रैक करती है बैंकिंग, राइट, सबकी प्रोविजनिंग कम होकर आ रही है सर। बिल्कुल, इनफैक्ट कई सारी बैंक्स ऐसी हैं जिनके जो मुनाफे में बढ़त हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि प्रोविजन के नंबर्स इस बार कम आते हुए दिखे हैं। अकेले हैं जिनकी प्रोविजनिंग बढ़ी है। और आप सोचिए, देखो 350 करोड़ प्रोविजनिंग बढ़ी है, करेक्ट, और 350 करोड़ प्रोविजनिंग बढ़ी और उतना ही मुनाफा कम आया। 1000 करोड़ के मुनाफे का अंदाज था, आया 650, कितना 600-650 करोड़ आया ना। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली उतना ही मुनाफा कमाया, प्रोविजनिंग ने मार दिया। 700 करोड़ आया, 690 करोड़। और इनफैक्ट एक थोड़ी सी नेगेटिव बात ये भी है अनिल सर, आप देखिए इसमें जो आप प्रोविजनिंग करते हो एनपीएस के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ एनपीएस के लिए जो आप प्रोविजनिंग करते हो वो 738 था पिछले साल। पिछले क्वार्टर में भी हमने देखा 2200 करोड़ के आसपास था, वो बढ़कर अब 2440 करोड़ पे पहुंचे। तो राइट, बिल्कुल प्रोविजन के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा आते हुए दिख रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। चलिए ठीक बात है, ये है नंबर्स। आइए बढ़ते आगे, वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब स्वागत है। 17,100 के बेहद करीब आ चुका है निफ्टी, कमजोरी है, आज 350 पॉइंट नीचे है सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, सब जगह माहौल खराब है। बताएं सर आउटलुक और साथ ही अपडेट। तो अनिल जी देखिए, मेरे को लगता है आज और कल में जो कल्मिनेशन है ऑफ योर ETF सेल ऑफ वो हो जाएगा। जिसने बेचना था वो लीवर, रिलायंस, आईटीसी और वो आईटीसी, लीवर, रिलायंस और इन्फोसिस बेच रहा है, विच इज टेलिंग यू कि ये ETF सेल ऑफ है। आज अच्छे रिजल्ट के बावजूद टाटा स्टील और SBI में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो मौके हैं लेने के। 15 तारीख के बाद 13 अगले हफ्ते से वापस 18,000 की तरफ मार्केट बढ़ने की पक्की उम्मीद है। ग्लोबली जो है ये 2-3 दिन में जो यील्ड की बॉटमिंग आउट है वो हो जाएगी। रिजल्ट्स बाय फार आर बेटर देन एक्सपेक्टेड एंड इन अक्रॉस द बोर्ड। PSU बैंक्स में कहीं भी उठा लीजिए, मेटल्स में कहीं भी उठा लीजिए, कंजम्पशन में कहीं भी उठा लीजिए, टाइटन, ITC। तो मेरे को कोई दो राय नहीं कि कंस्ट्रक्शन, मेटल्स, बैंक्स एंड रियल एस्टेट, ये जो रीओपनिंग ट्रेड है बहुत स्ट्रांग खुला जाएगा। अब आपके लिए अपडेट भी दे दूं, गोदरेज प्रॉपर्टी सुबह रेकमेंड किया था, वही भाव है, ये चलने वाला है। 1750 से पहले मत बेचना, जो 1-2 दिन में ETF सेलिंग है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा बाय था आपके लिए मनापुरम फाइनेंस, बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ हायर रेट्स बिकॉज दे कैन पास इट ऑन। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बायज हैं जो अगेन
फंडामेंटली और जो इस भाव पे माहौल में लेने वाले हैं ब्लू चिप्स? 3 बाय है, बताएं सर, शुरुआत करें जी। तो देखिए अनिल जी, सबसे पहले जापानीज एयरपोर्ट इज अप 10% इन द लास्ट 2 डेज, जो उनका जो शेयर है, और वो एयरपोर्ट की रीओपनिंग टेल्स यू दैट ओमिक्रॉन इज नाउ गोइंग टू बी हिस्ट्री। तो हमारे यहाँ उससे ज्यादा आपने क्या देखना है? जब रीओपनिंग होगी, फॉरेन फ्लाइट्स आएंगी, दिल्ली एयरपोर्ट इज डूइंग 4 टाइम्स मोर बिजनेस देन दुबई। तो 42 सवा 42 में GMR लीजिए, पहले भी कह चुका हूँ, 47.5 और 50 का भाव, स्टॉप लॉस है 41.25 का। ये मेरा टॉप पिक होना चाहिए और ये रहेगा इस महीने के लिए। दूसरा पिक है टाइटन, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स, आपको 2400 रुपए पे मिल रहा है, डोंट इग्नोर इट। 2360 का स्टॉप लॉस है, 2575 से 2600 मिनिमम, तो ये लेने वाला है। और तीसरा है कम डिविडेंड ITC, आप कम डिविडेंड 29.5 में लो या फ्यूचर में 25 रुपए में लो, आपकी चेष्टा है। 20 रुपए का स्टॉप लॉस, 32.5 रुपए से 33 रुपए का टारगेट ऑन द फ्यूचर। ये है आपके लिए 3 स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने के लिए। ITC में फ्यूचर्स का लेवल नोट करें, 29.5। ओके, ITC कैश में खरीदना है, फ्यूचर में सर? अनिल जी, डिविडेंड की आपकी प्ले है, फ्यूचर में लेंगे तो 5 रुपए सस्ता मिल रहा है। तो अगर आपको 25 में मिलता है तो 21 का स्टॉप लॉस है, 32.5 का टारगेट। अगर डिलीवरी के लिए लेते हो तो 45 रुपए का टारगेट। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए। अगर आप कैश में ले रहे हैं, फ्यूचर में ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले लें, आपको जैसे भी लेना हो। ये है राय भसीन साहब की तरफ से। GMR, टाइटन, ITC, ये 3 स्टॉक हैं जहां पर खरीदारी करने का इरादा रखते हैं भसीन साहब, तो ये आपके लिए। आइए बढ़ते आगे, अब बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। अनिल जी, पिछले गुरुवार को ICICI बैंक हमने शॉर्ट कॉल दिया था और काफी खराब चार्ट पैटर्न था, और सबसे अच्छा था कि ऑप्शन चेन डेटा बहुत वीक देखने को मिल रहा था, यानी वीकनेस दिला रहा था। और तब मैंने टारगेट्स लगभग 285 के कहे थे, वो लगभग 785 के कहे थे, और लगभग वो आ चुके हैं। अभी उसी तरह के डेटा कैन बैंक में हो रहे हैं। तो कैन बैंक में मेरा एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी है, मैं आपको देता हूं। कैन बैंक में 260 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है, लगभग 10 रुपए 80 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो बाय करनी चाहिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस, यानी 2 रुपए 25 पैसे का रिस्क रहेगा। टारगेट्स के लिए 16 और 19 के देखने को मिल जाने चाहिए। ऊपर में अच्छी खासी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मेरा मानना है कि 250 और 245 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। एक 3 से 4 दिन का वक्त देना चाहिए। ऊपर में काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस हो चुके हैं। हम लगातार PSU बैंक्स में लॉन्ग पोजीशंस की बात कर रहे थे, अभी मुझे लग रहा है कि ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, कॉल राइटिंग हुई है, तो मेरा मानना है कि नीचे के स्तर आपको PSU बैंक्स में देखने को मिल सकते हैं, और उसमें से सबसे बढ़िया चार्ट पैटर्न और डेटा कैन बैंक का देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि 250 245 के लेवल देखने को मिलेंगे। जो शॉर्ट पोजीशंस हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 265 का रखना चाहिए, और ये कैश लेवल से 265 के नीचे जब तक है कैन बैंक को शॉर्ट रखना चाहिए, उसके ऊपर ही आपके शॉर्ट पोजीशंस कवर करने चाहिए। ओके, तो कैनरा बैंक पर आपको पुट के जरिए खरीदारी करनी है, या फिर इनफैक्ट थोड़े से शॉर्ट करने की राय कैनरा बैंक पर आती हुई दिख रही है, और लेवल्स आपके सामने फ्लैश होते हुए। चलिए एक और बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताइए सुमित। देवांश जी, मेरे पास बाई का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है, स्टॉक का भाव चल रहा है 72 रुपीज 70 पैसा, 72 रुपीज 75 पैसा। स्टॉक का नाम है NLC इंडिया। NLC इंडिया के अंदर रिसेंटली स्विंग हाई ब्रेक हुए हैं। आज स्टॉक ने स्ट्रेंथ मेंटेन करी है, और मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक हफ्ते भर के अंदर एक अच्छा मूव यहाँ से ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। इसने रिसेंट के स्विंग हाई भी ब्रेक कर दिए। स्टॉक यहाँ से ऊपर में 78 रुपए से लेके 80 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखाना चाहिए। NLC इंडिया के अंदर जिन्होंने भी खरीदारी करी है, पोजीशन होल्ड करें। अभी जस्ट ब्रेकआउट आ रहा है, स्टॉक यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखा सकता है। 10% का मूव आने वाले दिनों के अंदर NLC इंडिया में ऊपर में देखने को मिलेगा। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 69-68 के पास है, तो 69 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के NLC इंडिया में खरीदारी करें। 78 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के टारगेट ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। NLC इंडिया यहाँ पे खरीदारी करने के मौके आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, और ऊपर की तरफ आपको 80 तक के टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। एक और बिगुल सचिन जी के लिए, BTSTT ट्रेड के लिए। बताइए सचिन जी।
देवांशी, यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह होगी। इनफैक्ट काफी अच्छे कंसोलिडेशन मोड में स्टॉक रहा है एंड डिस्पाइट मार्केट वीकनेस यहाँ पर एक उछाल नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, लगभग 74.30 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पर लॉन्ग्स डिप्लॉय करने हैं। पहला टारगेट होगा अराउंड 75.40 का एंड ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट जैसे हो जाता है, एक नेकलाइन है इनवर्स हेड एंड शोल्डर की 30 मिनट्स पे, तो मुझे लग रहा है उसकी वजह से मोमेंटम काफी तेज हो सकता है। लगभग 76.80 के आसपास के स्विंग्स भी बन सकते हैं पोजिशनली। तो खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक सीमेंट में। पहला लक्ष्य होगा 75.30 का एंड सेकेंड टारगेट होगा 7680 का। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे खरीदारी करने के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। अब सीमेंट की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ती हुई दिख रही है, इससे थोड़ा सा सारा मिलता हुआ दिख सकता है, लेकिन टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। वागले के वंडर, ये बिगुल वागले जी के लिए। वागले जी बताइए। देवांशी, मुझे बेचना है आईसीआईसीआई बैंक। किरण जी ने कैन बैंक कहा, मुझे मेरे रडार पर आईसीआईसीआई बैंक आया है। 790 के सपोर्ट इसने कंफर्टेबली ब्रेक किया। अभी 786 का भाव है, यहाँ पर बेचे। 788 789 जाता है और बेचे। 796 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑन द डाउन साइड 770 765 तक के टारगेट्स आपको कल के दिन में देखने को मिल सकते हैं। की राय है आईसीआईसीआई बैंक में वागले साहब की तरफ से यहाँ पर बिकवाली करने का मौका बनता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब फोकस करते हैं फिर से नतीजों पर। कल आएंगे भारतीय एयरटेल के नतीजे, कैसे रहेंगे बता रहे हैं कुशल। अच्छे नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं, बढ़िया, मजबूत, हाँ बोल सकते हैं। बताओ डिटेल। बिल्कुल, नंबर्स पे आप सबसे पहले देखिए, कंपनी का जो आय है वो करीबन 4.5% की ग्रोथ रहेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको ये नंबर्स बता रहा हूँ, और 29,600 करोड़ पर कंपनी की आय रह सकती है, क्योंकि इंडिया का जो वायरलेस रेवेन्यू है वहाँ पर करीब 4-4.5% की ग्रोथ है, और सब्सक्राइबर एडिशंस भी होने से कंपनी को फायदा होता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ पर जो टैरिफ हाइक्स हुए हैं वो भी पार्शियली यहाँ पर फैक्टरिंग होते हुए नजर आएंगे इनके नंबर्स में। साथ ही अफ्रीकी कारोबार जो है कंपनी का, वहाँ पर भी रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 2% की रहेगी। इससे कंपनी की ओवरऑल आय में आपको 4.5 से 5% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी की मार्जिन्स भी 48.8% के मुकाबले 49.7% होती हुई नजर आ सकती हैं, और साथ ही कंपनी के मुनाफा 8% बढ़कर 1225 करोड़ पर आता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली हमें ये ज़रूर देखना होगा कि आगे के लिए जो आरपू की ये बात कर रहे थे कि 200 रुपये तक बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है, उसको लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री है, क्योंकि अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 6.5% की ग्रोथ इनके आरपू में भी आती हुई नजर आ सकती है। 153 से अब ये वैल्यू बढ़कर 163 यानी कि 200 के करीबन अब ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। डिस्टेंस थोड़ा सा अभी भी है, बट उसको लेकर कंपनी आगे के लिए क्या कहती है ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही पूंजी जुटाने पर भी जो बोर्ड बैठक है कल के सत्र में नतीजों के साथ साथ वहां से क्या निकल कर आता है ये देखना अहम रहेगा। ओके, तो ये है भारतीय एयरटेल नतीजों के पहले का अनुमान, नतीजे मजबूत आने की उम्मीद। सर भारतीय एयरटेल 705 पर, आशु सर कोई व्यू इस वक्त? अनिल जी, अभी ना हमने 4-5 दिन पहले इसमें कॉल पुट मतलब फॉर ए चेंज भारतीय दोनों खरीदने का दिया था कि इसमें कुछ भी होगा दोनों साइड बड़ा होगा। तो अनिल जी अभी तो वहां से मतलब 720 रुपए का भाव था, 22 रुपए का, वहां से 15 रुपए नीचे है, तो अभी तो पुट वाले को प्रॉफिट है। और दोनों कॉल पुट दिलवाई थी इसी पर्पज से कि इसमें कुछ भी होगा ना दोनों तरफ का बड़ा होगा। और ये कंफर्मेशन आ लीजिए, अगर कॉल पुट दोनों दिलवा रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि किस तरफ का होगा। लेकिन ये जरूर लगता था ये जो 700 720 या 720 740 ये रेंज टूट के या ऊपर या नीचे जाएगा। तो अनिल जी अभी तो फैग एंड ऑफ लोअर साइड पे है उस रेंज के, तो उसी तरह से प्ले करना चाहते हैं अनिल जी अभी, मतलब क्योंकि मार्केट का कॉम्पोजिशन ऐसा है कि अनिल जी कंफर्टेबल होकर ना बाइंग करने का मन नहीं है। और अनिल जी जिसमें अच्छे रिजल्ट आए, बहुत अच्छे आए, सब के सब तो नीचे हैं। अब आप देखिए पीएसयू बैंक, अनिल जी अभी जैसे किरण जी ने सेल कॉल दी, मैं जरा नोटिस कर रहा था पिछले 2-3 दिन की मूवमेंट, और मैं इसलिए नोटिस कर रहा था अनिल जी क्योंकि हमने 2 दिन में इसमें कुछ खास काम करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक भाव के बाद जब इतनी बड़ी मूव आ जाती है तो अनिल जी वो नो ट्रेड जोन में हो जाता है। अच्छा लगता है, तेज भी लगता है, स्क्रीन पे स्ट्रेंथ भी दिख रही है, रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, क्या लेना है कि नहीं, क्या बेचना है नहीं। तो अनिल जी ये ऐसी मार्केट में डिसिप्लिन अडॉप्ट करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना है। और अनिल जी 18,500 ये सब लेवल्स होते हैं, जब आएंगे तब देखेंगे, उसके चलते मैं पहले प्रिपरेशन कर लूं और उसके बाद मेरे सारी चीजें नीचे कट जाए,
हैं आशीष तो कितने दिन मतलब तक? वो किस तरह का ट्रेड बनेगा? तो अवॉइड मुझे कितने लगता है दिन कि- तक? कि प्रियम करके थोड़ा सा अरे एक मिनट रुको तो सही आशीष सर, रुको कितने दिन तक? अरे आशीष सर रुको, ये बड़ी अच्छी बात की अनिल जी। अरे कितने दिन तक अवॉइड Very करना? good. रुको तो अनिल जी, सही। ये- अरे आप तो सिमी जी से फास्ट बोल रहे हो। अगर सिमी जी ने सुन लिया तो फिर कल क्या होगा? फिर वो तो हमें बोलने ही नहीं देगी, मेरे से आगे कोई कैसे निकल सकता है? अच्छा आशीष सर ये बताइए कब तक अवॉइड करना, मतलब कितने दिन के लिए बाजार बंद करवाएं, ये बताइए। अरे अब तो अनिल जी ये आपने बहुत, मैंने यही कहा, आपकी बात समझ गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ। सो अनिल जी मेरा जो आंसर है, मेरे लिए टाइमिंग भगवान है अनिल जी। मैं अगर हर हफ्ते बोलता रहूं कि मैं 18,000 के लिए लेना है और मतलब 4 महीने बाद हो तो अनिल जी मैं एज ए ट्रेडर तो 4 महीने तक जिंदा भी नहीं रहूंगा। मतलब हर बार ऊपर 2,000 का एलईटी लूंगा, 1900 कटेगा, 2,000 का लूंगा, 1900 कटेगा और मेरा तो काम हो जाएगा। तो मेरे लिए वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अनिल जी मतलब 18,000 आना ना आना मतलब एक नंबर है, वो कोई नंबर की बात नहीं है, लेकिन क्या स्ट्रेंथ दिख रही है मार्केट में? तो अभी तो नहीं दिखती है, लेकिन बाउंस बैक दिखता है तो दिखता है, उसके लिए हमने स्प्रेड बनाया है। बट मैं 18,000 की तैयारी करके 19,000 की तैयारी करके कोई जरा सी भी तेजी बनती है तो अनिल जी हमारा एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, जो मेरे अंदर का बुल है, मेरे अंदर का पोर्टफोलियो है, वो जाग जाता है कि नहीं अब के तो हो गया, बस 3 बार करेक्शन हो गई, 2 बार हो गई, अब कहां जाएगा? बट अनिल जी स्मार्ट मनी कुछ और कर रही है, उसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। बात है, मेरे लिए भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और 3:05 के पहले 17,200 के ऊपर निकलना चाहिए, निकल गया। देखो अब ऐसा है, देखो आशीष सर, जिसको दुखी होना वो दुखी हो, 17,535 से 17,119 400 पॉइंट निफ्टी पे नीचे आए। जिसको खुश होना हो 100 पॉइंट ऊपर आए। अब 100 पॉइंट की रिलीफ भी आज के ज़माने में कम नहीं होती, तो कम से कम हमने आखिरी घंटे में जब आप 2 बजे आए तो हमने आपको पैनिक नहीं करने दिया कि भाई नहीं बेचा हो तो शांति रखो, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ऊपर आए तब बेचना। इसका मतलब ये नहीं कि बस बॉटम बन गया भागे भागे जाएगा। आपको निकलने के लिए थोड़ा भाई लॉस कम हो जाए तो क्या दिक्कत है, या फिर आपका भाव आ जाए और निकलने का मौका मिले तो 17,225 5 मिनट और है, अगर इसके ऊपर टिकता है आपके लिए 17,200 225 के ऊपर तो फिर आप 17,300 375 इस रेंज में कहीं कहीं पहुंचेंगे और वहां पे आपको बुक करना है। आज और कल तक के लिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आज और कल में पहुंचे, क्योंकि तो देखिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चले। अब आपका स्टॉप लॉस जो हमने 17,075 दिया था वो अब आपको 17,100 कर लेना है। सिंपल सी चीज़ है, 17,100 के नीचे अब बंद हो तो ही आपको तनाव लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, क्योंकि संभावना कम दिख रही है, धीमे धीमे रिकवरी आती हुई दिख रही। तो अगर आपने रिकवरी के लिए खेला, और बैंक निफ्टी भी आपको जो बताया था कि 37,700 37,850 एग्जैक्टली 37,800 का लो बनाकर वहाँ से करीबन 200 पॉइंट की रिकवरी दे रहा है बैंक निफ्टी। तो रिकवरी को एंजॉय करें और जब रिकवरी आए तो ठीक है, थोड़ा ऊपर में मौका मिले तो निकलने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ऊपर में तो एक ही स्टॉक है और वो ऊपर नहीं है, अरे भाई गजब का ऊपर है, वो चल भी नहीं रहा है, वो दौड़ भी नहीं रहा है और वो उड़ रहा है, और उड़ने का कारोबार ही है तो उड़ ही रहा है। इंटर ग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, जबरदस्त तेजी है इंडिगो में, इस खराब बाजार में 9% है ऊपर। क्यों बताएं कुशल सर? 7 तिमाही के बाद मुनाफे में लौटा, गजब आया ना रिजल्ट, सुपर्ब नंबर्स। मतलब फ्लाइट सब फुल चल रही है कि मतलब जगह ही नहीं मिलती और वो ठस ठस के बैठना पड़ता है, एकदम वैसा हाल है, हर सीट फुल है एकदम। ये तो है, तो इसकी वजह से जो नंबर्स आए ना वो काफी ज्यादा दमदार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये नंबर्स तब अच्छे हैं जब कच्चा तेल आपका देखो इतना ऊपर है, उसके बावजूद नंबर्स मजबूत है। बताएं। तो शानदार नंबर्स आते हुए दिखे हैं। आय हमारा 66% बढ़कर 9,295 करोड़ यानी कि 9300 करोड़ की आय कंपनी ने घोषित की, जबकि हमारा जो अनुमान था वो करीबन 8400 करोड़ रुपए का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा, जैसे मैं बता रहा था आपको कि 7 तिमाही के बाद कंपनी मुनाफे में लौटती हुई दिखी है। 130 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया, हमारा अनुमान 400 करोड़ के घाटे का था। कंपनी का एबिटा अगर आप देखें तो लगभग 2000 करोड़ पर आया है, ऑलमोस्ट 5.8 टाइम्स का उछाल है। हमारा अनुमान केवल 1360 करोड़ रुपए का था यहाँ पर, और मार्जिन्स भी 21.5% आती हुई दिखी है 16.5% के अनुमान के मुकाबले। जैसा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर फ्लाइट्स जो है काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रह रही हैं। पैसेंजर लोड फैक्टर 79.7% पर आया है, स्ट्रीट का एस्टिमेट 77% का था। इनफैक्ट बोर्ड ने राहुल भाटिया को एमडी के पद पर नियुक्त भी कर दिया है, तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आती हुई निकल कर दिख रही है। साथ ही Q1 FY23 से कंपनी की जो आय है वहाँ पर और ज़्यादा रिकवरी आने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, ऐसा मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा है। और दिसंबर 2022 तक सभी पुराने जो एयरबस लौटाने की बात की गई थी उसके ट्रैक पर है कंपनी। तो डेफिनेटली पॉजिटिव कमेंट्री और दमदार आंकड़ों के आधार पर आज यहां पर बेहतरीन तेजी होती हुई दिखी है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडिगो में बड़ी तेजी की वजह। 2150 2160 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आशु सर, ओपनिंग अप थीम में एक ये सेक्टर बचा था जो चला नहीं,
क्या खरीदना बनता है? आशु सर, आपके लिए सवाल। अनिल जी देखिए, बिल्कुल वैसे तो खरीदना बनता है, लेकिन अनिल जी इनके ना भाव समझ नहीं आते। मतलब जब अनिल जी वैसे तो खरीदना बनता है, लेकिन इनके ना भाव समझ नहीं आते। अनिल जी जैसे पीवीआर है, या मतलब हम बात कर रहे थे आपस में कि जब अनिल जी सब कुछ बंद था वो तब मतलब भाव ऊपर था, और जब सब कुछ खुल जाता है तो क्या होगा? मतलब इनके ये तब भी नहीं घटे थे अनिल जी। मतलब मुझे समझ नहीं आई थी कि तब भी ये कुछ इनमें गिरावट नहीं आई थी कि घटा के दिखा लो। पीवीआर अभी भी बंद पड़े थे, मतलब जाने वाले खुलने के बाद भी नहीं जाते थे, सेम केस। लेकिन अनिल जी इंडिगो जो फ्लाइट्स है इसमें कोई दिक्कत नहीं। अनिल जो आपने भी कहा था ना, सट के जा रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। फ्लाइट्स पूरी फुल जा रही है। मतलब पीवीआर फिर भी अनिल जी मेरा डिस्क्रिशनरी है कि मुझे जाना है कि नहीं जाना, जो मैं ओटीटी में वो कर सकता हूं। लेकिन हॉलीडे पे जाना अनिल जी, वो जो स्टेकेशन है वो खत्म हो गई है। तो उसके लिए तो अनिल जी वो चाहे वो गोवा हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो डेल्टा हो, इसलिए मैं बहुत बुलिश हूं कि मतलब ये एक डिस्क्रिशन है कि मैं मूवी नहीं जाऊं, मैं ईटिंग आउट शायद लोकल नहीं जाऊं, लेकिन हॉलीडे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और अनिल जी कॉर्पोरेट ट्रैवल भी शुरू हो गया। आपने अगर सुना होगा, सारे ऑफिस में भी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं आफ्टर दिल्ली गवर्नमेंट, और धीरे धीरे सेंटर से भी आ जाएंगी कि ये ऑफिस भी पूरे खुल रहे हैं, ट्रैवल दोबारा हो जाएगा। और अनिल जी ये नहीं कि वो सिर्फ वैल्यूएशन की वजह से बढ़ा है कि ये ओपनिंग ऑफ थीम से। अनिल जी प्रॉफिट देखिए, मतलब इतने टाइम के बाद जब प्रॉफिट आया है तो आने वाले टाइम में क्या होगा? तो इंडिगो तो अनिल जी मतलब बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। तो ये स्पाइस जेट वगैरह भी लेना चाहिए, बहुत अच्छे दाम पे मिल रहा है, बिल्कुल लेना चाहिए। ये है आपके लिए इंडिगो, स्पाइस जेट, एविएशन शोरूम पर राय अच्छी आती हुई आशीष दर की तरफ से धीमे धीमे आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बढ़ते आगे, और तैयार है आशीष चतुर्वेदी, और समय है बैन से बेनिफिट का। लेकिन स्टॉक कोई बैन में आ ही नहीं रहे सर। नो बैन नो बेनिफिट। तो फिर नो बैन नो बेनिफिट, सिंपल। स्टॉक्स वो फोकस में जिनके आने वाले हैं रिजल्ट्स। ग्रेन्यूल्स कल नतीजे पेश करेगा। आशीष, अनुमान बताइए। सर नतीजे आ रहे हैं कमज़ोर, और सबकी तरह यहाँ पर भी वही दिक्कत है कि मार्जिन्स में अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। पिछले साल जो है 25% के मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे, लेकिन इस तिमाही में देखें तो लागत खर्च काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, और इनफैक्ट जो सप्लाई चेन के इश्यूज़ हैं वो अभी तक रिजॉल्व पूरी तरीके से नहीं हुए। तो 25% से घटकर करीब करीब 18% रहेंगे इनके मार्जिन्स। और बिक्री में यानी टोटल अगर आप आय देखें तो यहाँ पर 6% का इजाफा नजर आएगा। कामकाजी मुनाफा जो है 24% घटेगा, और मुनाफा यहाँ पर 36% की गिरावट देखने को मिलेगी। 147 करोड़ से घटकर 94 करोड़ रहेगा। लेकिन आगे ANDA लॉन्चेस यानी जो नई दवाई लॉन्च करते हैं, इसकी पाइपलाइन क्या रहती है, इस पर नजर रहेगी। आंकड़ों के लिहाज से तो नतीजे बहुत कमजोर है। खराब आएंगे? खराब है सर, कुछ अच्छा है ही नहीं। सिर्फ टॉप लाइन में 6% की बढ़त है और कुछ बढ़िया नहीं है। देवांशी, आपके सेक्टर की कंपनी है जो खराब रिजल्ट दे रही है, और आशीष बोल भी रहा है जोर जोर से। सर अभी इस बार खर्चे बड़े हैं। अच्छा, ओके। देवांशी ने एक्सेप्ट कर लिया कि रिजल्ट एक्चुअली आपने बनाया होगा अनुमान, तो है ना। तो देवांशी भी कह रही कि रिजल्ट आएंगे कमजोर। ये है आपके लिए ग्रेन्यूल्स का अनुमान। कल आने वाले हैं रिजल्ट्स, कल इन पर रहेगी हमारी नजर। आइए नजर रखते हैं, एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी आपके लिए आने की तैयारी में है। थोड़ी देर में अमरीश पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम समझेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है इसमें। लेकिन इस बीच 38,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिकने में कामयाब होता दिख रहा है। निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे से रिकवर हुआ है, और सुमित जी भी तैयार है अपने सुपरहिट के साथ। सुमित जी, बाय या सेल? नोटा के लिए तो बिल्कुल बजवाया नहीं होगा आपने। नहीं अनिल जी, इसका पहले वाले बिगुल में बाय का कॉल था, ये वाले बिगुल के अंदर सेल वाला कॉल है। एक स्टॉक अनिल जी जिसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग अभी देखने को मिल रहा है, उसका भी भाव चल रहा है 213 रुपए, 214 रुपए। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल में पिछले 3 दिनों से ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, और आज पिछले 3 से 4 दिन के लोअर लेवल्स पे आ चुका है। 220 का ऊपर में रेजिस्टेंस है, 220 के ऊपर इसके अंदर फ्रेश तेजी बनेगी। तो जब तक 220 का लेवल नहीं टूटता तब तक यहाँ पर एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग नीचे में देखने को मिल सकता है। इसके लिए इसमें यहाँ पे सेल साइड का व्यू लेके काम करना चाहिए। यहाँ पे CMB पे बिकवाली करें, 208 रुपए से लेके 205 रुपए तक के टारगेट इंडियन होटल के अंदर एक बार ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो सेल साइड का व्यू लेके काम करें। इंडियन होटल 220 का स्टॉप लॉस, और नीचे में 208 रुपए से लेके 205 के टारगेट होंगे। ओके, तो फिलहाल इंडियन होटल्स पर ये राय आती हुई दिख रही है, और यहाँ पे बिकवाली करने की राय आपको मिलती हुई दिख रही है। 220 ये स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे की तरफ आपको 205 तक ये स्टॉक फिसलता हुआ दिख सकता है। कल NMDC के भी नतीजे आने वाले हैं, और ये नतीजे कैसे रह सकते हैं ये भी हमें आशीष बता रहे हैं। आशीष बताइए, NMDC से क्या उम्मीद करके चलें?
देवांशी हल्के कमज़ोर नतीजे देखने को मिले हैं। कारण ये है कि बिक्री के लिहाज से तो ठीक ठाक है, लेकिन क्योंकि तिमाही के दौरान कीमतें घटी थी तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आय में पिछले साल के मुकाबले 43% की तेज़ी देखने को मिलेगी। कामकाजी मुनाफा यहाँ पर मामूली 4% की गिरावट है, लेकिन मार्जिन में गिरावट ज़्यादा है। 64% से घटकर जो है 43% रह जाएंगे इनके कामकाजी मार्जिन। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो करीब करीब 6% की जो गिरावट है वो आपको देखने को मिलेगी पिछले साल के मुकाबले। और तिमाही दर तिमाही भी अगर आप देखें तो एबिटा प्रति टन यहाँ पर भी थोड़ी बहुत गिरावट ही है, क्योंकि कीमतें घटी है जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके चलते जो नतीजे आएंगे वो हल्के कमज़ोर रहेंगे। ओके, थोड़े से कमजोर नतीजे आने की आशंका यहाँ पे भी बनती हुई दिख रही है। और आप देखिए स्टॉक भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है फिलहाल। 154 ये लेवल्स के आसपास ही चलता हुआ दिख रहा है। वागले जी बताइए, एनएमडीसी क्या राय बनती है इस स्टॉक पर आपकी? आज का पैटर्न तो अच्छा है। 150 के ऊपर अगर ये क्लोज देता है तो 155 का अगला टारगेट होगा और ये 160 तक भी जा सकता है। तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। 148 के स्टॉप लॉस से बाय करके चले फॉर अ टारगेट ऑफ 160 2 के 3 दिन से व्यू से। फिलहाल एनएमडीसी ये राय निकल के आ रही है। 152 ये लेवल्स के आसपास फिलहाल कामकाज होता हुआ दिख रहा है। कुछ और स्टॉक्स पर नजर कर लेते हैं आज, जहां पे हम देख रहे हैं गिरावट। जैसे कि हम देख रहे थे कि फार्मा पर थोड़ी सी ज्यादा बनती हुई दिख रही थी, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पे तेजी भी बनती हुई दिख रही थी, जैसे कि ऑटो स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे थे। मिंडा इंडस्ट्रीज नतीजा आने के बाद 5% तक की मजबूती इस स्टॉक पर आती हुई दिख रही है। सुमित जी, मिंडा इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट डे हाइज पर आते हुए दिख रहे थे 1175, उसके बाद थोड़ा सा फिसला है, लेकिन क्या करना चाहिए इस स्टॉक पर? देवान जी पोजीशन होल्ड करें। मिंडा के अंदर पिछले 3-4 दिनों की गिरावट के बाद आज एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और मार्केट के फॉल के साथ इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट लास्ट 2 दिनों के हाई तो इसने ब्रेक भी कर दिए हैं। स्टॉक यहां से ऊपर का मूव भी दिखाना चाहिए। आने वाले दिनों में 1150 प्लस के लेवल मिंडा के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। ये आपके लिए राय इस वक्त मिंडा इंडस्ट्रीज पर आती हुई खराब बाजार में मजबूत। आइए, तैयार है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे, बता रहे हैं आपको एक एक्सक्लूसिव खबर। अमरीश, स्वागत है आपका, बताएं क्या है खबर आपके पास? सर 9 तारीख को यानी कि बुधवार को एक इंटर डिपार्टमेंटल बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय जो है एक प्रेजेंटेशन देने वाला है, जिसमें शामिल होंगे वित्त मंत्रालय के लोग, साथ ही साथ भारी उद्योग मंत्रालय के लोग, इसके अलावा नीति आयोग के लोग। इन सभी ने मिलकर इस बात का प्रपोजल तैयार करना है कि आगे जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको और किस तरह से विस्तार दिया जाएगा। साथ ही साथ जो नई पॉलिसी अनाउंस की गई है इस बार बजट में, जो कि बैटरी स्वैपिंग को लेकर है, उसका जो फॉर्मूला होगा वो किस तरह का होगा। जो नीति आयोग की अगर रिपोर्ट की हम बात करते हैं तो नीति आयोग की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया था कि 2023 ऑनवर्ड से हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना है, इसको प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग में लाना है। साथ ही साथ जो सरकारी विभाग हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए अलग से पॉलिसी बनाने की जरूरत है। और जिस तरह से वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस बात का अनाउंसमेंट किया है, उससे ये जो बैठक है वो काफी अहम होती जा रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट जो इसने टारगेट रखा हुआ है 2050 तक का जो टारगेट है वो 70% जो सारी गाड़ियां हैं जो सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्र में सरकारी काम से लगी हुई हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करने का लक्ष्य रखा है। और साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल है उस पर अपनी जो निर्भरता है वो कम करने के लिए भी इस बैठक में एक बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, जिसके लिए नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दोनों ने अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार कर रखी है। तो जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके अनुसार 9 तारीख की बैठक में नीति आयोग और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय 2 अलग अलग प्रेजेंटेशन देंगे। एक प्रेजेंटेशन होगा जो कि स्क्रैपेज पॉलिसी की डिटेल्स को और बढ़ाने के लिए। अभी तक जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसमें स्टील के लिए और ऑटो के लिए पॉलिसी है, इस पॉलिसी में और किस तरह के क्षेत्रों को शामिल किया जाना है इसका प्रेजेंटेशन होगा। जो दूसरा प्रेजेंटेशन है वो बैटरी स्वैपेज पॉलिसी को लेकर है कि किस तरह से इंटर कन्वर्टिबिलिटी जो है वो बढ़ानी है, किस तरह से गाड़ियों की डिजाइन बदलनी है या क्या इसमें क्या कुछ किया जा सकता है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना है वो होगा। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनके लिए जो फॉसिल फ्यूल पे निर्भरता है कम करने के लिए इनको कैसे प्रमोशन देना है, इन 3 चीजों पे 9 तारीख की बैठक यानी कि बुधवार की बैठक में रूपरेखा तय की जाएगी। जी, बुधवार को हो रही बैठक और इसमें 2 बड़ी चीजें हैं। एक, बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी बनाई जाएगी और इस बैटरी स्वैपिंग की पॉलिसी के लिए जो बैटरी का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं, जिसमें आप टाटा पावर, बेल और बाकी सारी कंपनियां, लंबी लिस्ट है, उनको रख सकते हैं। दूसरा, स्क्रैपिंग पॉलिसी बनाने के। तो अमरीश, आप कह रहे हैं दोनों चीजें होंगी, बैटरी वाली भी होगी, स्क्रैपिंग वाली भी होगी, राइट? बैटरी स्वैपिंग और स्क्रैपिंग दोनों पॉलिसी पर बात होगी, करेक्ट? जी सर।
ओके, तो स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिहाज से फिर एमएसटीसी वो स्टॉक है जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो बुधवार को इंटर डिपार्टमेंट की बैठक है, इसमें ट्रांसपोर्ट मंत्रालय अपना प्रेजेंटेशन देगा और इस प्रेजेंटेशन के दम पर आगे इसकी पॉलिसी बनेगी। नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, इनके सारे के सारे जो ऑफिसर्स हैं, बड़े सचिव वगैरह, सब जो बड़े लोग हैं जो इन डिपार्टमेंट को, इन मिनिस्ट्री को संभालते हैं, वो इसमें शामिल होंगे और इस पर बातचीत होगी। एमएसटीसी मजबूती के साथ स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जरा सुमित जी चार्ट देखिए। पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। एमएसटीसी के अंदर एक साइडवेज मूव देखने को मिल रहा है और आज थोड़ा सा एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हो रहा है। स्टॉक का जो साइडवेज मूव में नीचे में सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 325 से 330 रुपए के आसपास है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 365 रुपए से 370 रुपए के आसपास है। तो फिलहाल ये इमीडिएटली ऊपर में 365 से 370 तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और उसके बाद इसके अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं एमएसटीसी के अंदर। ओके, एमएसटीसी में पोजीशन होल्ड करें, ये राय आपके लिए सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा है टाटा पावर, जहां पर भी अच्छी खबर इस वक्त होती हुई दिख रही है। ये है हमारे सूत्रों के मुताबिक खबर इस वक्त आपके लिए। बैटरी से याद है एक और स्टॉक हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, आज फिर से 5% मजबूत है। हालांकि कंपनी ने जो भेजा था अपना एक लेटर एक्सचेंजेस को, उसके बाद हमने फिर से उसमें कहा कि हमने जो खबर की थी, एक्सक्लूसिव रिसर्च की थी, हम उस पर कायम हैं। और आप देखिए स्टॉक इस खराब बाजार में फिर से 5% ऊपर है। हमने मैनेजमेंट से संपर्क करने की कोशिश भी की, उनका कहना है कि वो साइलेंट पीरियड में अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, जब वो करेंगे तब हम उनसे मुलाकात करेंगे, हम समझेंगे कि भाई क्या कुछ हो रहा है कंपनी में, आइडिया लगेगा। तो जब भी मुलाकात होगी हम आपको फिर से देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। इस बीच हाँ जी बिल्कुल, मैं वही देख रही थी कि मार्केट्स पे आप देखिए 17,200 के लेवल्स के ऊपर टिके हुए हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है और कई सारे स्टॉक्स थोड़े से पॉजिटिव भी रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एक स्टॉक है रेडिको खैतान, जिसकी हम लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं। आज सुबह भी हम देख रहे थे करीब 7 से 8% तक की गिरावट थी, लेकिन अब ये स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिख रहा है। 3% तक की गिरावट के साथ अब फिलहाल रेडिको खैतान में भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है। एक बार क्विक व्यू ले लेते हैं। सुमित जी, रेडिको खैतान थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, क्या करना चाहिए स्टॉक पर? देवांशी, रेडिको के अंदर एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, फ्रेश खरीदारी एक बार अवॉइड करें। फ्रेश खरीदारी स्टॉक के अंदर ऊपर में 980 के बाद ही देखने को मिलेगी। जब तक 980 का लेवल ऊपर नहीं टूटता तब तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी के लिए वेट करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 910 920 के आसपास है, अगर ये लेवल टूटेंगे तो और गिरावट आएगी, नहीं तो स्टॉक सपोर्ट लेगा और यहाँ से बाउंस बैक दिखाएगा। ये है आपके लिए रेडिको खैतान, लगातार कमजोर होता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक। आइए, जय तैयार है, वक्त है जय का जैकपॉट। जैकपॉट है कैश का ऑप्शन, कैश का ऑप्शन। बताएं जय, क्या करना है? जी, पुट ऑप्शन खरीदना है। हीरो और जीरो काइंड ऑफ अ कॉल है ये। 17,000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन निफ्टी का खरीदे, करीब 61 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हीरो और जीरो है तो डेफिनेटली जीरो का इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये एक्सपायरी का ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो हिसाब से 17,350 से 400 ये जो रेंज नीचे की तरफ की, ये जो लेवल्स नीचे की तरफ ब्रेक हुआ है एनर्जी, दैट क्लियरली इंडिकेट्स के ओवरऑल अब चांसेस मार्केट के 17,600 17,800 के जाने के काम हो चुके हैं। इनफैक्ट अब लेवल्स शिफ्ट हो चुके हैं नीचे। अब तो 17,500 के लेवल्स क्लोजली वॉच करने चाहिए। हम जब तक उसके ऊपर निफ्टी नहीं जाता, ओवरऑल ट्रेंड बेरिश रहना चाहिए। 17,000 का स्ट्राइक इसीलिए चूज किया एनर्जी, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकेस बाउंस आया तो आपका इसमें रिस्क बच जाएगा। एंड अगर वो बाउंस आता है तो हम इन द मनी पुट ऑप्शन वो टाइम पे इनिशिएट कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 17,000 का खरीद के जा सकते हैं पुट ऑप्शन। इसके जो टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं, पहला टारगेट एनर्जी जो बन रहा है वो है 107 का, सेकेंड टारगेट बन रहा है 130 का। सो 107 130 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीद के चले तो सेकंड टारगेट जो है वो नियरली अराउंड 1:1 से ज्यादा आपको रिस्क और दे रहा है। मेरे जो टारगेट्स एनर्जी इसमें बन रहे, पहला वाला जो टारगेट बन रहा है वो 16,900 एंड का बन रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो 16,850। आई मीन ये रेंज के आसपास कहीं आपको एक्सपायरी ये वीकली देखने मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। एंड रिवर्सल ऊपर में 17,500 का रहेगा। जो लो बनाए 23 जनवरी के आसपास 16,836 और 16,864 का है, याद रखना पड़ता है। हाँ, मैं खुद है ना। जय ने जो लेवल निकाले एकदम परफेक्ट निकाले, इसीलिए 16,850 16,900 जय जो दे रहे हैं राउंड फिगर में एकदम सही दे रहे हैं।
वहाँ तक के लिए रिस्क खुल रही, लेकिन उस रिस्क के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि 17,100 के नीचे बंद होगा तो ज़्यादा खराब होगा, नहीं तो दिन के दौरान घूम फिर कर वहाँ से आ सकता है, उसकी संभावना है। और ऐसे में 17,000 का पुट खरीदें 61 रुपये में। हीरो या जीरो है इसलिए आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना, 61 रुपये में लेना, ये ध्यान रखें। या तो 60 रुपये जाएंगे, 60 ना जाए थोड़ा हो जाए, मतलब जो भी है, लेकिन आएगा तो फिर दुगुना 107 130 के 2 टारगेट रखें, इसीलिए स्टॉप लॉस नहीं। अगर आप सोचेंगे स्टॉप लॉस क्यों नहीं है तो उसकी वजह मैं आपको बता दूं, ये है हीरो या जीरो ट्रेड आपके लिए। आइए बढ़ते आगे। एस्कॉर्ट्स अपने नतीजे कल पेश करेगा, कुशल तैयार है नतीजों का अनुमान देने के लिए। कुशल बताइए। अनिल जी, नंबर्स कमज़ोर साइड पर देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ओवरऑल जिस तरह से वॉल्यूम डिक्लाइन होती हुई दिखी है उसका इम्पैक्ट कंपनी की आय पर आता हुआ दिखेगा। करीबन 5% गिरकर 1920 करोड़ रुपए की आय कंपनी घोषित कर सकती है। साथ ही कामकाजी मुनाफा देखिए तो करीब 26% की गिरावट है और मार्जिन इसकी वजह से 18% के मुकाबले इस साल 14.1% की रहने की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। और कंपनी का मुनाफा करीबन 21-22% की गिरावट के साथ 220 करोड़ पर रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से कॉस्ट इन्फ्लेशन होती हुई दिखी है उससे मार्जिन्स पर बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ नजर आया है। और आगे के लिए ये ज़रूर देखना होगा कि यहाँ पर कुबोटा के साथ जो इन्होंने टाई अप किया था उसके बाद इसकी जो बेनिफिट्स हैं वो अभी आगे कैसे आते हुए नजर आते हैं, और दोनों के बीच में जिस तरह की डील हुई थी उसके बाद उस पर क्या अपडेट है ये देखना काफ़ी अहम होगा। ओके, तो स्कॉट्स फिलहाल ये राय निकल के आ रही है कि जो नतीजे आते हुए दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं होंगे जैसे कि हम देख रहे हैं, लेकिन स्कॉट्स 1820 ये लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस पर राय ले इससे पहले सुमित का सुपर हिट एक कॉल ले लेते हैं सुमित जी की तरफ से, उनके लिए बिल्कुल। सुमित जी बताइए। देवांशी, एक सेल कॉल और रडार पे आया है, 399 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में बाउंस बैक दिखाया और वो बाउंस बैक ऊपर में सस्टेन नहीं किया और अभी वापस से नीचे का मूव का शुरुआत कर रहा है। 410 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कैडिला को यहाँ पे सीएमपी पे बेचे। मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर नीचे में 388 रुपए से लेके 384 रुपए तक के लेवल 1 से 2 दिनों के अंदर ही कैडिला में देखने को मिल सकते हैं। तो कैडिला को यहाँ पे बिकवाली करके काम करें। 410 का स्टॉप लॉस, 388 384 ये 2 टारगेट्स नीचे में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे बिकवाली करने की राय, आज 384 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं नीचे की तरफ, और स्टॉप लॉस 410 का लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 320 की स्ट्रैटेजी ले लेते हैं, उनके लिए बिल्कुल। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। इंटरनेशनल मार्केट्स पर अगर नजर करें तो हम देख रहे हैं डाउ फ्यूचर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, अभी भी 130 पॉइंट्स डाउन है डाउ फ्यूचर्स। पहले जब हमने देखा था तब करीब 50 अंकों की गिरावट थी, लेकिन अब वो गिरावट बढ़ी है। नैस्डैक पे भी आप देखें करीब 40 अंकों की गिरावट अब बढ़ती हुई दिख रही है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स या स्पेशली यूएस मार्केट्स में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आती हुई दिख रही है, लेकिन एशियन मार्केट्स हमने तब भी देखा था कि हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। कच्चे तेल पर चिंता ज़रूर बनती हुई दिख रही है, लेकिन आप फिलहाल देखिए शंघाई हैंगसेंग के जो फ्यूचर्स थे हल्के से हरे निशान में थे, लेकिन कच्चे तेल पर अभी भी चिंता बनती हुई दिख रही है। अनिल जी, यूएस फ्यूचर्स थोड़े से कमज़ोर होते हुए दिखे हैं जब हमने पहले बात की थी, और हमारे बाजार 17,200 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 38,000 के लेवल्स को एग्जैक्ट होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। नहीं भाई नोटा ही है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि क्लोजिंग तो एक बजट के एक दिन पहले वाली जो क्लोजिंग थी 17,336 उसके नीचे बंद हो रहे हैं। तो बजट के दिन की क्लोजिंग 17,575 वो गई, बजट के एक दिन पहले की गई, इसका मतलब बजट आया नहीं आया बराबर ही हो गया, ठीक है। उसके नीचे तो आप आ गए, एफआईज बेच रहे, तो पहली चीज़ तो ये क्लोजिंग बहुत अच्छी नहीं मिल रही, लेकिन इतनी ख़राब नहीं मिल रही कि आप फ्रेश शॉर्ट खोल दें। फ्रेश शॉर्ट खोलने के लिए आपके लिए क्लोजिंग बढ़िया क्या होती, 17,100 के आसपास के नीचे की, क्योंकि पिछली बार 3 बार आप 17,100 150 के अंदर बंद हुए और वहाँ से रिकवर कर गए। तो या तो आप 100 पॉइंट और नीचे गिर जाए फिर करें, या फिर थोड़ा ऊपर आ जाने दें, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो मैं एक बाउंस बैक के लिए इंतज़ार करूँगा, मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कल 17,100 के नीचे बेचा जाएगा। अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, 17,375 के आसपास मिले तो बहुत ही बढ़िया, क्या कहने 300-375, तो वो एक बढ़िया लेवल हो सकता है जहाँ पर आप सोच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच करें, कोई हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें, कल की कल देखी जाएगी, ज़्यादा बढ़िया है फ्रेश शॉर्ट करने के लिए। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 38,000 के ऊपर बंद हो रहा है, 38,500 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस तो ट्रिगर हो गया।
17,450 के नीचे निफ्टी पर भी ट्रिगर हो गया। अब फ्रेश मंदी आपको बैंक निफ्टी में करनी तो 38,700 के नीचे करनी है। 38,700 तोड़ेगा तो सॉरी 37,700 के नीचे फ्रेश मंदी करनी है, 17,100 के नीचे फ्रेश मंदी करनी है, अदरवाइज जितना कमजोर है उतना है। तो अब हम निफ्टी में 100 पॉइंट 125 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट और गिरने का इंतजार करेंगे, उसके बाद फ्रेश बनाएंगे, अदरवाइज लेट इट कम अप, थोड़ा ऊपर आने दे फिर बेचेंगे। ओके, तो फिलहाल ये राय मिलती हुई दिख रही है, निफ्टी पर कुछ भी नहीं करना है फिलहाल, वेट करें और कल देखेंगे कि किस तरह से लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, क्या कोई लोज या फिर नए लोज जो है वो बाजार तोड़ते हुए दिखते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल आप देखिए लाल निशान के साथ ही इनफैक्ट काफ़ी कमजोरी के साथ ही आज निफ्टी बैंक में भी कामकाज होता हुआ दिखा था। लेकिन इस बीच एक स्टॉक की हमने बात नहीं की, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, क्योंकि आप देखिए 11% मजबूत था ये स्टॉक, लेकिन उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी एक्सटेंड होती हुई नहीं दिखी थी, नतीजे काफ़ी शानदार आते हुए दिखे थे। 725 के लेवल्स के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा था। क्विकली बागले जी से राय ले लेते हैं इस स्टॉक पर। बागले जी, क्या करना चाहिए क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण? देवंशी 750 तक के स्टॉक जा सकता है, 724.25 का करंट भाव है, मुझे लगता है वहां तक जा सकता है, उससे ऊपर मेरा व्यू नहीं है। आपका स्टॉप लॉस लेकिन 700 का होना चाहिए। और मेरे पास एक एसटीबीटी है, अगर आप बिगुल बजवाएंगे तो। बिल्कुल, वागले जी के लिए बिगुल। बताइए सर। देवांशी, बीएस सॉफ्टवेयर बेच के चलना है, बिरला सॉफ्ट, ये अभी 450 की ब्रेक होने की तैयारी कर रहा है, अभी 451 का भाव है। मुझे लगता है ये जैसे ही 450 ब्रेक होगा, ये एक 10-12 रुपए की 15 रुपए की मूव दे सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस 455 के ऊपर का होना चाहिए और टारगेट 438 to 435 का आपको कल मिल सकता है। 438-435 तक फिसलेगा बिरला सॉफ्ट, बेचे, ये राय है वागले साहब की तरफ से। और एक बिगुल नहीं, सॉरी 3 मिनट बचे, जय बिना बिगुल वाला बताना पड़ेगा आपको अपना जैकपॉट शेयर। बिल्कुल अनिल जी, बिल्कुल बिना बिगुल अनिल जी। 1880 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, एट द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदा आप एलएनटी का, 36 रुपए 80 पैसे पे मिल रहा है अनिल जी, 36.80 पे मिल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 23 का, 23 का, सो लगभग 13.5-14 पॉइंट का अनिल जी एक स्टॉप लॉस हो रहा है। बहुत ही बढ़िया टारगेट्स अनिल जी इसके निकल कर आ रहे हैं, 55 और 64, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। एलएनटी का 1880 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन, यहाँ पे काफी समय के बाद अब मुझे ऐसा कन्विक्शन आ रहा है कि एलएनटी में अच्छा खासा एक अप मूव जो है वो खत्म हो चुका है और यहाँ से हमें करेक्शन आते हुए देखने मिलेगा। पहले तो एनर्जी में टारगेट कर रहा हूँ करीब 1830 के लेवल से आसपास, 1830 अगर लेवल्स टूटते हैं एनर्जी तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन फर्दर ये स्टॉक में देखने मिलेगा। ओके, तो एलएनटी बजट तक की तेजी थी, जे हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है अनिल जी हो गया, बिकॉज सेकंड डाइवर्जेंस अगर मैं चार्ट्स पर भी देखूं तो सेकंड डाइवर्जेंस वहां पे देखने मिल रहा है और अब हायर लेवल्स पर अनिल जी बार बार ये स्टॉक गिव अप कर रहा है। होते हैं टोटल 4-5, ये सेकंड आया तो मतलब उस हिसाब से पता चले कितना गिर सकता है। अनिल जी जनरली 3 डाइवर्जेंसेस होते हैं मार्केट में, अगर थर्ड वाला डाइवर्जेंस आता है तो बहुत ही डेंजरस होता है। अच्छा, मतलब कि एक शार्प कट आ सकता है। अभी तक तो सेकंड डाइवर्जेंस आया है। ओह, चलिए ठीक है। फिलहाल हम 300 पॉइंट नीचे बंद होने जा रहे हैं निफ्टी पर, ये आपको साफ नजर आ रहा है इस वक्त। और बैंक निफ्टी 38,000 के आसपास होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है इस वक्त आपको। तो देवांशी खराब ही है माहौल तो एकदम। बिल्कुल, आप देखिए आज के दिन में अगर आप देखें तो ज़्यादातर इंडाइसेस जो हैं वो लाल निशान के साथ कामकाज करते हुए दिख रहे थे। ऑटो पर सबसे ज़्यादा दबाव था, इसके साथ ही फाइनेंशियल्स, निजी बैंक से सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखा। इसके साथ ही स्मॉल कैप इंडाइसेस, ब्रॉडर मार्केट्स में भी हमने देखा ज़्यादातर स्टॉक्स लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। निफ्टी पर एक बार नजर कर लीजिए, जो टॉप लूजर्स थे वो मेजरली बैंकिंग के रहे थे और इसके साथ ही टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एल&टी, HDFC बैंक, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, HDFC लिमिटेड, टाइटन, ये सारे स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान के साथ करते हुए दिखे। और आज क्लोजिंग में कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि हरे निशान में थे, जिसमें मेटल्स थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिखा। सरकारी बैंक थी जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, नतीजे अच्छे आने के बावजूद आप देखिए बहुत ज़्यादा तेजी आती हुई नहीं दिखी। बैंक ऑफ बड़ौदा थे जो 7% तक की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा। टाटा स्टील में आधे % से ज़्यादा की मजबूती, पावर ग्रिड थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखा। सीमेंट स्टॉक्स में जो खबरें पॉजिटिव आती हुई दिखी, इसका पॉजिटिव एक्शन आपको देखने मिला था। अल्ट्राटेक सीमेंट पर आज वन ऑफ द टॉप गेनर्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही
हम देख रहे थे मिड कैप स्टॉक्स हैं, वहाँ पे फार्मा में बिकवाली जोर से हावी होती हुई दिखी थी। और बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो आज हमने देखा बैंक ऑफ इंडिया, कर्नाटका बैंक थे जहाँ पे 2% तक की तेजी आती हुई दिखी थी। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, क्योंकि नतीजों का इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था, एफएल पे नतीजों का इम्पैक्ट आता हुआ दिखा था। ज़्यादातर स्टॉक्स आज मार्केट में जो नतीजे आते हुए दिखे वीकेंड के दरमियान, फ्राइडे और सैटरडे, उसी पर आज रिएक्ट करते हुए दिखे थे। एफटीसी भी उसी पर रिएक्ट करता हुआ दिखा था। साथ ही आप देखिए पेटीएम का स्टॉक आज फोकस में था। नतीजों के बाद जो ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स भी आते हुए दिखे, बहुत पॉजिटिव नहीं ट्रेड करता हुआ दिखा ये स्टॉक भी। इसके साथ ही हमने देखा आज बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स थे, जैसे कि मिंडा इंडस्ट्रीज था जहाँ पे 3% तक की मजबूती थी। इसके अलावा आज हमने जो लूजर्स हैं या लाल निशान वाले स्टॉक है वो सबसे ज़्यादा आते हुए दिखे थे। करीब 7 से 8% तक की गिरावट हमने नतीजों के बाद या फैक्ट्स के बाद आती हुई दिखी है। मार्केट्स की प्रोविजनल क्लोजिंग आप देखें, निफ्टी 17,215 के लेवल्स के नीचे 17,213। निफ्टी बैंक ऑलमोस्ट 800 अंकों की गिरावट, 38,000 के भी लेवल्स के नीचे निफ्टी बैंक की शायद क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। 37,995 ये लेवल्स निफ्टी बैंक के लिए। और सेंसेक्स में भी 1000 एग्जैक्ट 1030 पॉइंट्स तो की जो गिरावट फाइनल सेंसेक्स में। क्लोजिंग देवांशी लगता है कि 17,200 के आसपास थोड़ी ऊपर आनी चाहिए निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 38,000 के आसपास हल्की सी ऊपर हो सकती है, ऐसा लग रहा है अभी तक का मामला जिस तरह से दिख रहा है। अब आ जाएगा मिनट 2 मिनट फाइनल क्लोजिंग 17,213, जैसा हम कह रहे थे 17,200 के ऊपर, और बैंक निफ्टी लगभग वहीं बंद होगा, तो वहीं हुआ है 37,995 पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है। और निफ्टी 17,213 पर 300 अंकों के नुकसान के साथ, बैंक निफ्टी पर लगभग 800 अंकों का नुकसान, और सेंसेक्स 4 डिजिट में घटता हुआ 1023 पॉइंट। ये है आज का थैंक यू वेरी मच फाइनल प्रोग्राम। ऐसा लग रहा है मंडे के दिन फ्राइडे जैसी फीलिंग आ रही है, ऐसा नहीं लग रहा बहुत काम कर लिया? मंडे ब्लूज नहीं, मंडे रेड्स है। हाँ एकदम ऐसे लग रहा है। और पहले दिन अगर हफ्ते के पहले दिन ऐसा खराब हो जाए मार्केट, पूरा हफ्ता निकालना भारी काम है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, भारी है, असंभव नहीं है। कल सुबह फिर आप सबसे मैं भी मिलूंगा और हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे। तो वागले साहब, कुणाल जी, आप दोनों का धन्यवाद। राकेश जी का नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है राकेश जी ने ये शो में वापस से याद न दिलाएं। कुणाल जी मुझे पता है, एक तो वैसे हम मिस कर रहे हैं उनको। और आशीष सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किरण जी का धन्यवाद। जय ठक्कर साहब, सचिन जी और सुमित जी, आप सबका भी दिल से धन्यवाद हमारे लिए साथ देने के लिए आज के क्लोजिंग शो में। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात। मुझे और देवांशी को दीजिए इजाज़त।